ओके सो आज जो है हमारा न्यू एक तरह से कंटेंट शुरू हो रहा है इसमें मशीन टूल में। एक तो है शेपर, प्लेनर एंड स्लोटर, ये तीनों एक साथ ही हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो शेपर बेसिकली क्या होता है, ठीक है, शेपर, प्लेनर एंड स्लोटर, ये हमें लेथ मशीन में हमने ये क्यों नहीं किया या लेथ मशीन से अलग क्यों है। सबसे पहले ये चीज़ कि हम जो ये ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस क्या हो गया, एक तो हो गया शेपिंग, एक हो गया शेपिंग, एक हो गया प्लानिंग, एक हो गया स्लॉटिंग। इनमें से कौन से ऑपरेशंस आप लेथ मशीन पर कर सकते हो, आंसर दो। इनमें से कौन से ऑपरेशंस आप लेथ मशीन पर कर सकते हो? स्लॉटिंग, स्लॉटिंग शेप लेथ मशीन पर कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। प्लानिंग लेथ मशीन पर कर सकते हैं, बिल्कुल। एंड स्लॉटिंग लेथ मशीन पर कर सकते हैं, बिल्कुल। अरे एक बात बताओ, लेथ में स्लॉटिंग करोगे कैसे, जरा सोचो, लेथ में स्लॉटिंग करोगे कैसे? टरट लेथ की मदद से स्लॉटिंग करना है, स्लॉटिंग। अंदर ग्रूव्स नहीं, वो नहीं बनाने, हेलिकल टीथ नहीं बनाने। स्लॉटिंग का, हाँ, स्लॉटिंग का सबसे पहले तो ये चीज के माइंड में स्लॉटिंग चलती क्या है, स्लॉटिंग होती क्या है? स्लॉटिंग होती है लाइक कीवेज, है ना, जैसे कीवेज होते हैं ना किसी चीज में। तो ये अगर ऐसे फिगर है तो इसमें स्लॉटिंग अगर मैं बना रहा हूँ तो स्लॉटिंग मारी, ये ऐसे कुछ ऐसे बना दिया, ये की टाइप से बना दिया ऐसे करके ना, अंदर की साइड में ये चीज हमारी ऐसे बन के आ गई। ठीक है, थोड़ी सी क्लियर हो रही है चीज, ये चीज हमारी ऐसे बन के आ गई। तो ये चीज दिख रही है ना, कीवे ऐसे हो जाए भाई। अरे ये तो पूरी गया, ठीक है, ये दिख रहा है कीवे बनाना। अब एक बात बताओ, लेथ में कीवे कैसे बना पाओगे? लेथ में जॉब तो ऐसे घूम रही है ना, कभी भी चाहे टरट लेके आओ, चाहे आप नॉर्मली एक कोई टूल हाथ से पकड़ के रखो, कभी भी ये चीज नहीं बना सकती। एकदम क्लियर है ना, क्योंकि वो सर्कुलर जॉब घूमती है वहां पर हमेशा। अगर ये चीज यहाँ टूल अगर में हमने ये कर दिया ना, तो ये क्या हो जाएगी, सिंगल पॉइंट से बोरिंग हो जाएगी। समझ रहे हो, बोरिंग हो जाएगी। बोरिंग कैसे हो जाएगी? क्योंकि आपने सिंगल पॉइंट यहाँ रखा, टच कराया, बट जॉब तो ऐसे घुमाओगे, जो वैसे घूमेगा तो क्या बन जाएगा, बोरिंग बन जाएगा। हाँ, अगर इस चीज को आप लेके तो बोरिंग में भी तो फीड करते हो ना आगे, तो फीड करना तो माइंड में चल रहा है, बट वो फीड करने के साथ जॉब कैसे है, जॉब ऐसे थोड़ी जा रही है कोई, जॉब कैसे जा रही है, जॉब तो रोटेट कर गई है। और जब जॉब रोटेट कर गई है तो क्या हो रहा है, ये आपका स्लॉटिंग नहीं करेगा, ये बोरिंग कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा स्लॉटिंग वाला पार्ट नहीं आएगा, किसमें, लेथ में। एक चीज तो एकदम क्लियर होगी। तो इसमें कौन सी चीज नहीं होती है लेथ में? अगर हम कहेंगे सीधा लेथ में कौन सी चीज नहीं होती है, तो लेथ में ये चीजें नहीं होती है, याद रहेगा। ग्राइंडिंग हो जाती है लेथ में, हाँ हो जाती है, ठीक है, ग्राइंडिंग हो जाती है लेथ में, ये चीज नहीं होती। ठीक, चलो अब जो हम आगे चल रहे हैं थोड़ा सा इस चीज को लेके, तो फिर शेपर है क्या, शेप ग्राइंडिंग कैसे हो जाती है? देखो, अगर हम ये चीज है यहाँ पर, ये चीज है, इसको हमें ग्राइंड करना है, मान लीजिए एक सर्कुलर जॉब को हमें ग्राइंड करना है, तो ये जॉब घूम रही है ना, आपने ग्राइंडिंग व्हील लगा रखा है टूल पोस्ट में, जैसे टूल पोस्ट में टूल पकड़ते हैं वहाँ ग्राइंडिंग व्हील पकड़ लो, या नर्लिंग होती है, नर्लिंग, बस वही प्रोसेस आपका ग्राइंडिंग का होता है। नर्लिंग में आपके देखो वो आ गई, शेप्स आ गई, आपको बस ग्राइंडिंग व्हील को वहाँ पकड़े रहना है, उसको रोटेट नहीं होने देना, उसे पकड़े रहना है, बस जॉब घूमेगी। तो जॉब घूमेगी तो क्या होगा, इसमें चिप्स निकलेंगी छोटी 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 करके। ग्राइंडिंग का पर्पस होता है सरफेस फिनिशिंग देना। ठीक है, टर्निंग एक तरह की ग्राइंडिंग ना, ग्राइंडिंग के लिए फिनिशिंग होती है, फिनिशिंग आपकी टर्निंग में मिलती है, बट वहां पर क्या होती है, चिप्स जो होती है ना, बहुत ही लोअर थिकनेस की होती है। ठीक है, बहुत ही लोअर थिकनेस। ग्राइंडिंग हमारा एक फिनिशिंग प्रोसेस है। ग्राइंडिंग क्या है, फिनिशिंग प्रोसेस, उसमें बहुत ही छोटी छोटी चिप्स निकलती हैं, जबकि टर्निंग में आपकी होती है रफ टर्निंग। रफ मतलब कि आप स्टार्टिंग में क्या करते हो, आपको अगर फिनिशिंग चाहिए ना एकदम स्मूथ, तो वो टर्निंग से कभी नहीं मिलेगी। हमेशा टर्निंग आपको क्या देगी, रफ, उस पर एक हेलिक्स दिखेंगे थोड़े थोड़े, आप अगर छुओगे ना उसे तो हेलिक्स दिखेंगे, उनको साफ करने के लिए आप टर्निंग यूज करोगे। बात क्लियर है, सॉरी ग्राइंडिंग यूज करोगे। ठीक है, वो एक फिनिशिंग प्रोसेस है। ठीक है, उसे हम सेमी फिनिश्ड में रखते हैं, सेमी फिनिश्ड। सेमी फिनिश्ड क्योंकि ग्राइंडिंग के बाद भी कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे होनिंग होता है, लैपिंग होता है, वो होते हैं सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। ठीक है, बात एकदम क्लियर है। ठीक है, चलो, तो अभी ये जो मैंने कहा आपसे कि भाई शेपर हमें बनानी है, तो शेपर का काम क्या है, तो शेपर के काम की तरफ चलते हैं। शेपर क्या है, आपने ये ऐसे फिगर दिख रहा है, एक
ठीक है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे बना लूँ, ये चीज मैंने क्या किया, शेपर के लिए आपने सबसे पहले क्या लिया, एक जॉब ली, ये रही शेपर के लिए एक जॉब ली, ये रही, ठीक है। शेपर के लिए एक जॉब ले ली, जॉब यहाँ पर ये हो गई। इस जॉब पर क्या कर रहे हो, इस जॉब पर क्या कर रहे हो आप, क्या इस पर टूल मतलब इस पर क्या ड्रिल कर रहे हो, नहीं, ड्रिल करोगे तो किस पर हो जाएगा, वो लेथ पर भी हो सकता है। ड्रिल नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, इस पर इसकी प्लेनिंग कर रहे हो, इस पर से ये सरफेस ना हटा रहे हो जो ये ऊपर से मान लीजिए ये सरफेस क्या है, उबड़ खाबड़ है थोड़ी सी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस सरफेस को हटाना है। तो कैसे हटाओगे, इस सरफेस को कैसे हटाओगे, क्या करोगे, यहाँ पर यहाँ एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लेके चलोगे। क्या लेके चले, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से आपने क्या किया, इसको ऐसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को, या तो आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को यहीं पर फिक्स कर लो, या फिर इस प्लेट को, इस प्लेट के ऊपर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को कौन सा वाला मोशन दो, ये वाला। जब ये चीज ऐसे जाएगी तो क्या करेगी, एक चिप निकालते हुए आगे चलेगी, एक चिप निकालते हुए आगे चलेगी, ठीक है, चिप निकालते हुए। तो अब बताइएगा, एक बार ये चीज ऐसे आई, चिप निकल गई, साइड हो गया, ठीक है, मुझे तो पूरी सरफेस चाहिए, तो क्या करना चाहिए फिर, इस टूल को क्या वहीं पर रखोगे या फिर इस जॉब को वहीं पर रखोगे। आपको जॉब को कौन सी वाली फीड देनी पड़ेगी, आगे लेके जाना चाहोगे, आगे नहीं ना, आपको क्या देनी पड़ेगी, इस जॉब को इधर की तरफ फीड। तो जॉब को इधर की तरफ क्या दोगी, फीड। जैसे जॉब इधर की तरफ फीड आएगी, वो कब आएगी, जरा ध्यान से देखना। ये चीज जब टूल ऐसे गया, इस टूल को वापस भी आना है, क्यों, क्योंकि टूल अगर यही है तो फिर तो ये जॉब को फीड दे तो क्या फायदा लगेगा, टूल अगर यही रहेगा, टूल को वापस भी आना पड़ेगा इस जगह। तो जब टूल इस जगह आएगा तो वो इसी पाथ से तो वापस आएगा, है ना, तो इसी पाथ से वापस आएगा। जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो उसके बाद क्या करोगे, एक फीड दोगे, फीड दोगे इसके सामने, फिर से ये चीज थोड़ी सी आगे आ गई। जब ये इसके आगे आ जाएगी तो इसी टूल पर, इसी टूल से फिर से जब ये प्रोसेस होगा तो अभी तो आपने इतना काटा इसमें से, फिर अगला वाला पार्ट कटेगा, है ना, फिर और अगला पार्ट कटेगा। अब ऐसे मत करना, ये जो चीज है, ये जो चीज है, टूल को नहीं चला रहा हूं मैं, किसको चला रहा हूँ, जॉब को आगे लेके आ रहा हूँ टूल के। तो जॉब अगर टूल के आगे जाएगी तो यहाँ से देखो ये फिनिशिंग होती, मतलब यहाँ से चिप टूटती जाएंगी, कटती जाएंगी, ऐसे चिप कटती जाएंगी। ये फिगर कैसा चल रहा है, ये फिगर आगे की तरफ चल रहा है, बात समझ में आ रही है, ये फिगर कैसे जा रहा है, ये फिगर यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है ऐसे, तब ये चीजें आपको आगे की तरफ दिखती हुई मिल रही है, ठीक है। और ऐसे ऐसे आगे जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, और ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। ग्राइंडिंग नहीं, इसे बोलेंगे शेपिंग। शेपिंग में भी क्या है, शेपिंग में भी आपकी चिप्स की वजह से इनके ऊपर मार्क रह जाते हैं, ये वाले मार्क रह जाते हैं, इसके बाद ग्राइंडिंग होती है। वर्कपीस फिक्स है किसमें, वाइस में, बट वाइस तो क्रॉस स्लाइड कर रही है ना, फीड वाइस को कर रहे हैं ना, ठीक है, हाँ ठीक। नहीं, टूल फिक्स नहीं है, टूल भी तो भागेगा। देखो मैंने सबसे पहले ये चीज समझो, ये चीज एकदम कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक चीज नहीं है, सिर्फ दो चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो है आपका, एक तो है वर्कपीस और एक है टूल, ठीक है। आप बहुत जल्दी में ना फिर कंफ्यूज हो जाते हो, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सुनो इस चीज को। एक है वर्कपीस, एक है टूल। आपको चाहिए इसमें से थिकनेस ऐसे, मान लीजिए पहले ये चीज है, ये 2D फिगर था इसका, इस प्लेट का 2D मतलब सामने से देख रहे हो, आपको इतनी सरफेस खराब है, ये ऊपर से खराब है, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ से रिमूव करना चाहोगे ना, इतना ये चीज आपको यहाँ से चिप निकाल के और हटा देनी है ना। अगर ये चीज आपको हटा देनी, इतना पार्ट हटा देना है, तो कैसे हटाओगे, ये 3D में तो ऐसा दिख रहा है ना, तो आपको ये वाला पार्ट यहाँ से क्या कर देना है, इतना पार्ट हटा देना, इतना पार्ट आपको हटा देना, क्लियर है, इतना पार्ट हटा देना। तो यहाँ से क्या होगा, ये पार्ट हटाने के लिए आपको, ये पार्ट हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ही टूल एक बार ऐसे जाएगा, भाई टूल यहाँ पर रहेगा तो कभी चिप निकलेगी, कभी नहीं। टूल क्या करेगा, इस जॉब को या तो जॉब लेके जाओ, तो अभी मैं समझा रहा हूँ आपको शेपर में क्या होगा, टूल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आएगा आगे की तरफ, ऐसे आया, यहाँ से इसे कट करता हुआ चलेगा, कट करने के बाद वापस जाएगा, क्योंकि इस वाले जॉब को आपने ऐसा वाला टू एंड फ्रो मोशन नहीं देना। कौन सा वाला मोशन देना है, इसको देंगे ऐसा वाला। कौन सा वाला मोशन अभी बात करेंगे, पहले इस टूल की बात करते हैं। टूल को कौन सा दिया, टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे वाला, कि ये एक बार ऐसे गया, वापस जाते हुए चिप नहीं काट रहा है, एक बार आते हुए चिप काट रहा है, वापस जाते हुए इसमें क्या है, गैप है, इसमें वापस जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, क्या आप इसको बस यहीं पर ऐसे ही चलाते रहोगे, नहीं, आपको अलग आगे की वाली चिप उतारनी है ना, आगे वाली चिप उतारोगे, इससे इधर वाली चिप उतारोगे, तो क्या करोगे, इस चीज को आगे की तरफ फीड देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा,
है ना। तो यहाँ वर्क पीस भी चल रहा है, बट किधर की तरफ, उसके क्रॉस, उसके परपेंडिकुलर, टूल के परपेंडिकुलर वाली फीड में चल रहा है, ठीक है। हाँ, वो अभी आराम से बातें करेंगे। पहले ये बेसिक चीजें समझ में आ गई कि यहाँ पर दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो टूल है जिसका मोशन कैसा हो रहा है, टू एंड फ्रो, जबकि इसका जॉब का मोशन कैसा हो रहा है, इधर की तरफ। इसको क्या बोलेंगे, हम फीड दे रहे हैं। अब छोटी सी ये गलती जो हो जाती है, यहाँ डेप्थ ऑफ कट क्या है, यहाँ डेप्थ ऑफ कट क्या है, डेप्थ ऑफ कट क्या होती है, याद है कुछ, ठीक है। आपसे कहा मैंने इसमें 1 mm, ये मुझे 2 mm मान लेते हैं, 2 mm की थिकनेस यहाँ पर हटा देनी है। बात समझ में आ रही है, 2 mm की थिकनेस क्या कर देनी है, यहाँ से हटा देनी है। 2 mm की थिकनेस अगर हटाओगे इसकी थिकनेस में से, ये टोटल कितना था, मान लीजिए 10 mm का था, इस 10 mm में से आपको 2 mm हटा देना है, बचेगा मेरा प्रोडक्ट 8 mm का, तो 2 mm आपको रिमूव कर देना है। तो अब बताइए डेप्थ ऑफ कट 2 mm है ना, टूल ऐसे लेके आओगे ना, यहाँ से इधर से देखने पर ये कैसा दिखेगा चिप, ये टूल ऐसे लेके आओगे तो डेप्थ ऑफ कट क्या है, 2 mm, है ना। बस यही गलती मत करना, डेप्थ ऑफ कट यहाँ पर 2 mm नहीं है। कैसे है, आप जब भी शेपिंग करते हो तो शेपिंग करते हुए आप हमेशा ऐसा टूल लेके चलते हो। इसको अगर मैं यहाँ से देखूंगा, ये फिगर दिख रहा है, ये फिगर दिख रहा है, इसको अगर मैंने यहाँ से देखा तो फिगर कैसा दिखा, ये रहा, ठीक है। ये है इसका साइड व्यू, ये क्या है, साइड व्यू। क्या हुआ, कुछ तो परेशानी चल रही है आपको, क्या हुआ, ये साइड व्यू, और ये क्या हो गया इसका, ऐसे फ्रंट व्यू, इसे बोल दिया मैंने फ्रंट व्यू। जरा फ्रंट व्यू में देखना, ये मान लीजिए लेंथ है कुछ, साइड व्यू के हिसाब से ये जॉब की लेंथ हो गई L, जबकि ये क्या है, जॉब की विड्थ हो गई W, ठीक है। यहाँ क्या दिखेगी, यहाँ दिखेगी लेंथ, ठीक है। जबकि एक फिगर और बना रहा हूँ, ये यहाँ पर इसका सामने वाला फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, ये विड्थ, ठीक है। आपको 2 mm अगर ये निकालना है तो 2 mm ये निकलेगा, यस और नो, ये भी 2 mm निकलेगा। एक रेक्टेंगुलर प्लेट थी, उसमें से 2 mm अगर ये वाली चीज है तो ये भी तो 2 mm है, तो यहाँ से भी आपको क्या निकालना है, 2 mm का, ये भी तो 2 mm का निकालोगे, यस, ठीक है। अब जरा बस जो ये वाली बात कहने वाला हूँ इस पर ध्यान देना, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, इसमें कटिंग होती कौन सी एज से, आप इसको जब देखते हो ना तो देखने पे आपको ऐसा लगता है कि इससे कटिंग हो रहा है ना, जबकि ये जो कटिंग टूल होता है ये आपका ऐसा होता है, आपको शायद याद भी होगा। जब आप इसे सामने से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। ये कौन सा था, ये था एंड कटिंग एज। ये कौन सा वाला प्लेन है, दिख रहा है ना, लेंथ वाइज प्लेन है, पैरेलल ऑफ द बेस, पैरेलल ऑफ द बेस। तो ये मैंने टूल ऐसे दिखा दिया, टूल अब ऐसे नहीं पड़ा हुआ, टूल ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे। तो इसको अगर ऐसे दिखाऊंगा तो ये चीज तो ऐसे दिखेगी ना। ये वाली क्या है, ये है साइड कटिंग एज। नहीं समझ में आ रहा, याद नहीं आ रहा वो फिगर, साइड कटिंग एज, और ये क्या है, एंड कटिंग एज, ठीक है, इतना क्लियर है। अगर ये एंड कटिंग एज है, ये साइड कटिंग एज है, तो आप जिस टाइम पर इसको शुरू में शेपिंग करोगे तो शेपिंग क्या बीच में से कर लोगे, शेपिंग क्या टूल को यहाँ पर लगा के कर लोगे शेपिंग। शेपिंग कहाँ से करोगे, शुरुआत तो एंड से करोगे ना, शुरुआत तो यहाँ इस कोने से करोगे ना। तो यहाँ सबसे पहले क्या लगाया जाता है, ये टूल। जब ये टूल यहाँ लगाया जाता है तो ये ऐसे बन के आ रहा है, सॉरी ये कैसे बन के आ रहा है, ये ऐसे बन के आ रहा है। समझ में आया कुछ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये ऐसे बन के आ रहा है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जब ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऐसे बन के आ रहा है तो कौन सी वाली चीज को ये रफ कर रहा है, मतलब कट कर रहा है, इतने वाले पार्ट को, इतने वाले पार्ट को। तो स्टार्टिंग में ऐसे आया। अब जरा बताना, जब ये इसे कट करके एक बार ऐसे कट किया, ये चीज ऐसे आ रही है, ऐसे, ये ऐसे नहीं जा रही, जिसका मोशन ये नहीं है भाई। ये मोशन कैसा है, ये मैं सामने से देख रहा हूँ ना, यहाँ फ्रंट से देख रहा हूँ, तो टूल मेरी तरफ आ रहा है ना, टूल मेरी तरफ आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसका मोशन आपका एक तरह से डॉट हो रखा है, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये मोशन नहीं है, इसमें गलती मत कर जाना। जब ये मेरी तरफ आ रहा है तो ये इसको कट कर रहा है ना। अब थोड़ा सा और आगे चल लो, थोड़ा सा और आगे चल लो, आपको क्या दिख रहा है, ये फिगर कहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला फिगर कहाँ पहुंच जाएगा जब इसको हम फीड कर रहे होंगे। किसको फीड कर रहे होंगे, इस वाली चीज को। तो इस वाली चीज को फीड करेंगे तो ये जो चीज है ये कहाँ पहुंच गई, ये यहाँ पहुंच गई, ऐसे पहुंच गई। इमेजिन हो पा रहा है कुछ, ये यहाँ पहुंच जाएगा ऐसे ऐसे कट करता हुआ। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर इसमें क्या क्या बचेगा देखना जरा। ओहो रुको 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 रुको, ये चीज इसमें क्या बचेगा, ये गायब, ये गायब, ठीक है, ये रह गया। अब बताना डेप्थ ऑफ कट कौन सी है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो।
डेप्थ ऑफ कट कौन सी है, चिप कहाँ से जा रही है, चिप आप क्या लेके चल रहे हो। जब आपने अगली फीड दोगे ये फिर पीछे पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया। जब आपने अगली फीड दी तो जितनी फीड दे रहे हो अगले के लिए जितनी फीड दे रहे हो, मान लीजिए आप इसको फीड क्या दे रहे हो 1 mm की फीड दे रहे हो, 2 mm की नहीं 1 mm की फीड दे रहे हो। 1 mm की फीड दी के और फिर रुक रहे हो, ऑब्वियसली यही करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 1 mm पर रिवोल्यूशन ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। 1 mm की फीड दी फिर रुके जब तक वो कटिंग हो गई, फिर वापस चली गई, वो टूल वापस चला गया, उसके बाद फिर से 1 mm दे दिया। तो ये जो 1 mm की फीड आप दे रहे हो, अब देखना डेप्थ ऑफ कट क्या है, चिप कहाँ से इसके ऊपर दिखेगी जाती हुई। जब आपने 1 mm दिया तो ये वाली चीज कहाँ आ गई, ये टूल के ऊपर आ जाएगा। ये वाली चीज यहां से दिखाता हूं, ये वाली जो चीज है 1 mm आगे लेके जाओगे, ये पहुंच गई। देखो 1 mm जैसे ही हम आगे गए ये पहुंच जाएगी। यस, इतना क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट। 1 mm आगे जाते ही ये चीज कहां पर पहुंच गई, यहां पर। ठीक है, 1 mm आगे जाते ही ये चीज कहां पहुंच गई, यहां पर। ठीक है, ठीक है निकी जी, क्या हुआ, लेट हो गए, चलो ठीक है। चलो सुनो, ये जो चीज है ये यहाँ पर आगे गया, जैसे ये यहाँ पर आगे गया तो हुआ क्या, ये जो पार्ट है ये वाला, ये जो चिप का पार्ट आया था, यही तो चिप का पार्ट है जो जिसको कट करते हुए आप इसकी हेल्प से, टूल की हेल्प से इसी पार्ट को कट करते हुए आगे लेके जाओगे ना, इस पार्ट को कट करते हुए। तो डेप्थ ऑफ कट क्या है, डेप्थ ऑफ कट है ये वाली। ये सुनो, नहीं समझ में आ रहा है, डेप्थ ऑफ कट है ये वाली। ठीक है, जो ये वाला पार्ट आ रहा है, तो इसका मतलब डेप्थ ऑफ कट आप किसे बोल दोगे, इसके हिसाब से भी सिंपली जितनी आप फीड दे रहे हो उतनी में डेप्थ ऑफ कट है। जबकि ये क्या है जो आप ऐसे सोच रहे हो, ये वाली जो चीज है ये क्या है मेरी, चिप थिकनेस, चिप विथ, सॉरी थिकनेस नहीं, चिप विथ, चिप की विथ। ठीक है, चिप की विथ। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करो, अभी कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करो, इस फिगर को थोड़ा सा फील करो, दिख पा रहा है नहीं, एक सेकंड, मुझे वहां तो सही दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है कुछ, मैं दूर से अगर देखूं तो दिख रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब थोड़ा और ध्यान से देखो, इसे थोड़ा ध्यान से देखो। आपके माइंड में चलता है शेपिंग और प्लानिंग में चिप कहाँ से होगी, चिप होगी ऐसे उठाते हुए, हमेशा माइंड में ये फिगर चलता है। कौन सा वाला, मैं माइंड वाला फिगर भी रख रखा है मैंने, ये वाला, हमेशा माइंड में ये चीज चलती है। ये सुनो, ठीक है, यही तो चलती है, क्योंकि लकड़ी के ऊपर आप यही देखते हो, रंधा जब चलाते हो ना उसके ऊपर, तो आप जनरली यही सोचते हो अपने माइंड में। जबकि हमेशा याद रखना, इस फिगर में क्या गलती है जो आप सोच पा रहे हो कि ये आपकी डेप्थ ऑफ कट दिख रही है ना, ये डी दिख रही है, जबकि ये रियल में डी नहीं है। डी कौन सी चीज है, डी चीज है ये वाली, कौन सी वाली, जो हमारी फीड है ना, वही मेरी डेप्थ ऑफ कट है। ये क्या है, ये थिकनेस क्या है मेरी, विथ है ये चिप की। आपको दिख पा रही है नहीं चिप कैसे जा रही है, देखो ऐसे जा रही है ना चिप, तो ये क्या है, ये वाली चीज ऐसे है ना, ऐसे। डेप्थ ऑफ कट क्या है, ये रही डेप्थ ऑफ कट। हाँ, जो जॉब को फीड दे रहे हो वही तो मेरी डेप्थ ऑफ कट बनेगी ना अगली बार में, है ना। उतने में ही तो अंदर ये टूल घुसा हुआ है ना उसके, तभी तो उस चीज को वो कट करते हुए लेके आएगा। ये हमेशा इस वाली एज से कट करता है, इस वाली एज से कट नहीं करता शेपर में। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, समझ में आया या नहीं, शेपर में नहीं आया समझ में। देखो एक चीज माइंड में ये चल रही होगी आपके, इसलिए मैंने दो फिगर रखे, एक माइंड में ये चल रही है, ये तो क्लियर है ना, ये चीज चलती। अगर ये बहुत इजी होता तो मैं सीधा इसको बता देता कि ये चीज बस इससे कट कर लो, और डेप्थ ऑफ कट क्या होगी। डेप्थ ऑफ कट तो याद है ना, डेप्थ ऑफ कट क्या होती है, जितना ये अंदर घुसा हुआ है ये वाला पार्ट, दिस इज द डी, डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, विथ क्या होगी, विथ होगी ये वाली, ऐसे करके जितना ये है, ये जितना बन के आ रहा होगा यही तो होगी विथ। अगर इसमें देखोगे तो इस वाले के हिसाब से होगी ये विथ। यस, ठीक है, बट ये चीज ऐसी नहीं होती है, ये चीज ऐसी नहीं होती है। शेपिंग हमेशा कैसी होती है, शेपिंग हमेशा या प्लेनिंग हमेशा होती है ऐसे, प्लेनिंग या शेपिंग हमेशा होती है ऐसे। क्या होती है, जो मेरी साइड कटिंग एज है ना, जो साइड कटिंग एज है, इसमें नहीं समझ में आ रहा, ये जो साइड कटिंग एज है ना, ये यहाँ से जो ऐसे बन के आ रहा है ना, ये जो बन के आ रही है साइड कटिंग एज, ये वाली ऐसे इस टूल की, उस कटिंग एज से ये जो चीज जाएगी, ये यहीं से तो जाएगी ना, ऐसे कट करती हुई, ऐसे कट करती हुई। तो अब जरा देखो, मतलब जो चिप आप ऐसे सोच रहे हो ना, वो चिप ऐसे नहीं निकल रही है, वो चिप कैसे निकल रही है, वो चिप ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है। बात एकदम क्लियर हो गई ना। टूल है आपके हाथ में, इस टूल से आपने क्या किया हुआ है, इस टूल से आपने इस चीज को ऐसे मानना है,
कि ये जो कटिंग एज है ना ये काट रही है इधर वाली। तो अब आप सोचो फीड कैसे दोगे इसको कट करने के लिए, आप इसको फीड कैसे दोगे कट करने के लिए, इसको आप फीड कैसे दोगे कट करने के लिए, देखो ऐसे दोगे ना, ऐसे ये वाली चीज ये ऐसी तो जाएगी, जो यहाँ पर फोर्स है वो ऐसे तो जाएगी। तो अब देखो ये चीज आपकी मान ली काट दिया आपने, ये ऊपर की लेयर है, ऊपर की, ये ऊपर की लेयर गई, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये तो टूल था, टूल ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। आपने क्या किया, इसको, ये सबसे ऊपर की शेप है, पूरे नीचे की नहीं, सबसे ऊपर की समझ में आ गई है ना, सबसे ऊपर की जो हमें कट करना ही है, ठीक है, क्योंकि नीचे मटेरियल है पूरा, ठीक। तो आपने अब क्या किया, इसको फीड दी ऐसे, ये जो फीड दी, अब देखो डेप्थ ऑफ कट क्या आ रही है, यही तो आ रही है, ये वाली, यही तो आ रही है डेप्थ ऑफ कट, है कि नहीं। तो डेप्थ ऑफ कट क्या है, जितनी आप फीड दे रहे हो। ये तो क्या है, उसकी चिप की थिकनेस, सॉरी फिर से गलत बोल गए, चिप की विड्थ, ये तो चिप की विड्थ बन रही है ना, ये वाली। डेप्थ ऑफ कट क्या है, ये वाली है ना, डेप्थ ऑफ कट तो ये वाली है। ये तो जितना चिप निकल रहा है, किस तरह से, दो एक्सेस है ना, दो चीजें है ना, एक तो ये वाला और एक ये वाला। साइड वाली एक्सेस कौन से वाली, ये वाली, एक ऐसे बोलो ना कि ये जो चीज है चिप कौन सी वाली, ये वाली लेंथ या ये वाली लेंथ, जितना ही कट हो रहा है, ये वाली लेंथ, ये क्या है हमारी डेप्थ ऑफ कट, है कि नहीं। और यही क्या है मेरी, इसकी, यही क्या है मेरी वर्कपीस की फीड, वर्कपीस की फीड। आपने क्या किया, इसको जब तक इसके सामने नहीं लेके आओगे ये कटेगा क्यों। आपने तो इसे काट दिया ना पूरा, काटने के बाद वापस आ गए, वापस आने के बाद इसको फीड दो ही मत, कटेगा नहीं कटेगा। तो फीड जितनी दी उतना ही तो डेप्थ ऑफ कट आया। बात नहीं समझ में आ रही, फीड जितनी दोगे उतना ही तो डेप्थ ऑफ कट आएगा। तो यहाँ थिकनेस का मतलब क्या होता है, यही तो आप गड़बड़ कर रहे हो। चिप थिकनेस नहीं है ये वाली, चिप थिकनेस ये वाली, ये है, हाँ। तो चिप थिकनेस हमारे पास ये वाली है ना यार। यही चीजें तो हमने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में देखी है। बस यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, 90 डिग्री घुमा हुआ है, बस चीजें यहाँ सिर्फ 90 डिग्री घूमी हुई है और कुछ नहीं है ना। ये जो चीज ऐसे रखी हुई थी, आप इसे ऐसे कट कर रहे थे, अब ये चीज ऐसे ना रख के ऐसे रखी हुई है, बस जब इस चीज को कट कर रहे हो आप। तो ये क्या है, यही तो थिकनेस है, जबकि ये क्या है, उसकी विड्थ। आपने हमेशा इस चीज को विड्थ बोला है ना, तो ये अब क्या हो गई है, विड्थ। तो यही तो वो चीज थी जो 2 mm है। तो यहाँ 2 mm क्या है, 2 mm है यहाँ पर विड्थ, 2 mm यहाँ पर क्या है, 2 mm है यहाँ पर विड्थ। जो आपको निकालना होता है ना वो 2 mm विड्थ होता है चिप का, जबकि चिप की थिकनेस क्या है, चिप की थिकनेस है ये जो फीड दी आपने, समझ रहे हो। चिप की थिकनेस क्या है, ये जो आपने फीड दी, फीड का मतलब हो गया आपकी डेप्थ ऑफ कट। एकदम क्लियर है ये वाले कॉन्सेप्ट, है ना। इसी में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कि अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आ जाए कि शेपर की फीड क्या है, मतलब डेप्थ ऑफ कट क्या है, तो डेप्थ ऑफ कट शेपर की फीड होती है, ठीक है, ना कि उसकी थिकनेस, जितना हमें रिमूव करना है। क्लियर है, समझ में आ गया नहीं, एकदम क्लियर है ना, ठीक है, गुड। चलो, तो उम्मीद है यहाँ तक ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। शेपर में एक्चुअली होता क्या है, शेपर में देखो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, कटिंग टूल की ज्यादा ज्योमेट्री पढ़नी नहीं, क्यों कि कटिंग टूल वही वाला है जो हमने शुरू के 2 दिन पढ़ा था, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। शेपर, प्लेनर, स्लोटर सब में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है, ठीक है। द शेपर, शेपर क्या है, द शेपर इज ए रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ मशीन टूल इंटेंडेड प्राइमरी टू प्रोड्यूस फ्लैट सर्फेसेस। ये जो चीजें मैं आपको यहाँ लिखी हुई है ना, ये एक एक क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन मतलब कि जो मेरी प्लेनर है या शेपर है वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो प्रोड्यूस करती है फ्लैट सरफेस। क्या प्रोड्यूस कर रही है, फ्लैट सरफेस। दीज सर्फेसेस मे बी हॉरिजॉन्टल और मे बी वर्टिकल और इंक्लाइंड। हियर द कटिंग टूल इज गिवन ए रेसिप्रोकेटिंग मोशन। कटिंग टूल कैसा कर रहा है, एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो वाला, ठीक है। एंड आफ्टर एवरी कटिंग स्ट्रोक, एंड आफ्टर एवरी कटिंग स्ट्रोक, ये क्या हो गया, कटिंग स्ट्रोक, कि ऐसे गया कट करके वापस आ गया। एवरी कटिंग स्ट्रोक वर्क क्या होगा, फीड दिया जाएगा वर्क को, नहीं तो फिर क्या है, वो तो ऐसे घूमता रहेगा, फीड दो ही मत, वो ऐसे घूमता रहेगा। कट तो वह पहली बार में कर गया, उसके बाद कट होगा ही नहीं जब तक आप उसे फीड नहीं दोगे। किसको, वर्क पीस को, टूल को नहीं। रेसिप्रोकेटिंग द वर्क पीस एंड आफ्टर एवरी कटिंग स्ट्रोक द वर्क इज फेड ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक टू प्रोवाइड एन अनकट लेयर फॉर मशीनिंग। आपको इसके सामने एक अनकट लेयर लेके आनी होगी जिसको फिर से कट करे, ठीक है। क्लियर है ना एकदम। देखो ये चीज आपको अभी मैंने किससे बताया, खुद से डायग्राम बना के, फिर मैंने यहाँ पर ये डायग्राम जो बने हुए थे वो समझाए, उसके बाद मैं वीडियो भी समझाऊंगा क्योंकि अब सब कुछ ओके है इसमें। तो अब मैं जस्ट वीडियो भी दिखाऊंगा इसके लिए,
स्ट्रोक का मतलब एक बार ऐसे गया फिर वापस आया, बट उसमें से स्ट्रोक में ना एक चीज ही है जो कट कर रही है, आगे जाना। वापस आने में आप फिर से कट नहीं कर रहे हो उसे, वहां तो चिप निकल चुकी है ना, तो फिर वापस जाते हुए नहीं कट करते हो। बट स्ट्रोक हमारा पूरा यही माना जाता है, पूरा कटिंग स्ट्रोक। ठीक है, एक होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक, एक हो गया रिटर्न स्ट्रोक। तो कंप्लीट स्ट्रोक हमारा ये हो गया। हेयर कटिंग इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्यों कॉन्टिन्यूअस नहीं है? लेथ में तो कॉन्टिन्यूअस थी, यहाँ कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि आपके यहाँ क्या इंटरमिटेंट है। आप एक बार कट करते हो फिर नहीं होती है कट, सिर्फ मोशन होता है, फिर फीड होती है, फीड होने के बाद फिर जब आते हो तो इतनी देर बाद कटिंग होती है दोबारा। ठीक है, तो ये क्या है? इंटरमिटेंट है, यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, कटिंग ऑपरेशन दिस इज यूज्ड फॉर द इनिशियल रफ मशीनिंग। जो हमारी फ्लैट सरफेस हमने ली है, अगर वो हमें चाहिए बिल्कुल स्मूथ, तो हम क्या करेंगे उसमें? पहले तो ये वाली चीजें करेंगे, जितना हमें कट करना है हम उसके हिसाब से कट कर देंगे, उसके बाद करेंगे उसके ऊपर ग्राइंडिंग। ठीक है, ग्राइंडिंग प्रोसेस से हम फिनिशिंग करेंगे उसमें। द कटिंग टूल इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल सिमिलर टू द लेथ। तो उसकी टेंशन नहीं है, शेपर में कैसा टूल यूज होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, ये तो वही पुराना वाला टूल है ना। ड्रिलिंग को हमें समझना पड़ेगा, ड्रिलिंग टूल को, बट इसके समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत चीजें हमने समझी हुई हैं। शेपर की फिर से यही डेफिनेशन मैंने और अलग अलग वर्डिंग के हिसाब से लिखी हुई, इनकी चीजों को फिर से आप पढ़ लो। क्या? द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टूल एंड द वर्क पीस है, तभी तो कट हो रहा है। ठीक है, शेपिंग एंड प्लेनिंग यूज ए स्ट्रेट लाइन कटिंग मोशन विद ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल टू जनरेट ए फ्लैट surface. In shaping, the workpiece is fed at right angles to the cutting angle. मैंने बोला ना to the cutting motion, मैंने बोला कि टूल ऐसे जा रहा है तो वर्कपीस ऐसे जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा, है ना। तो राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर मोशन बिटवीन सक्सेसिव स्ट्रोक ऑफ द टूल। मतलब एक बार ऐसे किया, वापस गए, फिर ये फीड हुआ परपेंडिकुलर में, आगे की तरफ गया ना, वर्कपीस आगे की तरफ भेजा, है ना। फिर ये ऐसे आया, फिर ये एक स्ट्रोक पूरा, फिर आगे की तरफ गया, फिर ये ऐसे आया। ठीक है, तो ऐसे काम चल रहा है शेपर में। ऐसा ही काम प्लेनर में है, बट प्लेनर में कुछ अलग चीज है। प्लेनर में ये चीज नहीं चलेगी, प्लेनर में ये रुका रहेगा, ये इसमें फीड होगी बस। ठीक है, और प्लेनर में वर्कपीस भागेगा। तो अभी शेपर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर आइदर शेपिंग और प्लेनिंग द टूल इज हेल्ड इन द क्लैपर बॉक्स। ये क्लैपर बॉक्स क्या होता है? अभी जस्ट फिगर में दिखा रहा हूँ, जिसने टूल को पकड़ा हुआ है। वहां हम क्या बोलते थे? लेथ में इसका नाम टूल पोस्ट, जबकि यहाँ नाम है उसका क्लैपर बॉक्स। और ये क्लैपर बॉक्स खुद में फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल अभी समझा दूंगा, वीडियो में दिख भी जाएगा। ये फ्लेक्सिबल होता है। तो क्लैपर बॉक्स में टूल यहाँ लगा होता है। ठीक है, तो ये क्या है? लेथ में जो टूल पोस्ट हमने पढ़ा था उसी की तरह है, जो कि किसको हेल्ड कर रहा है? टूल को। ठीक है, इन दी शेपर और इन दी प्लेनर और इन दी स्लॉटर। रिलेटिवली skilled workers are required to operate shapers and planers, and most of the shapers that can be produced on them also can be made by much more productive processes such as milling, broaching और grinding। एक चीज याद रखना, एक चीज इसमें याद रखना, प्लेनिंग क्या CNC में हो सकती है? प्लेनिंग क्या CNC में हो सकती है? नहीं। ये चीजें याद रखना। जो CNC में आप बनाते हो ना, वो लेथ वाली चीजें सब हो रही हैं, बट CNC में जो लेथ में नहीं हो रहा वो इसमें भी बहुत ही रेयर होता है। उसके लिए फिर CNC बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी और उसमें इतनी कॉस्ट जाएगी कि उसकी कोई अथाह वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, अगर आप इमेजिनरी में बना रहे हो उस चीज़ को। तो जो ये वाली चीज़ें होती हैं, ये हमारी प्लानिंग वगैरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमारी एक पर्टिकुलर प्लेनर से होती हैं, वो CNC से नहीं होती। ठीक है, याद रखना उन चीज़ों को। ठीक है, जितने भी लेथ में वर्किंग है ना, सीधा बोल देना CNC में होते हैं, जितने भी लेथ में वर्किंग है। बट जो लेथ में वर्किंग नहीं है वो CNC में होने में हमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, तो इसलिए वो फिजिबल नहीं है हमारे लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसके यहाँ पर वैल्यू ये चीज़ें लिखी हुई है। देखो ये क्या होता जा रहा है, बनता जा रहा है, कैसा बनता जा रहा है? ये मशीन्ड सरफेस है ना, फिनिश्ड आपके हिसाब से मान सकते हैं, नहीं तो इसके लिए ग्राइंडिंग करनी आगे जरूरी रहेगी। बट अगर आप प्रोफेशन में जरूरत नहीं है ग्राइंडिंग का तो नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पर जो मेरी चिप थिकनेस है वो मेरी किसके बराबर होगी? फीड के। वेरी गुड, चिप थिकनेस यहाँ क्या हो जाएगी? फीड के बराबर। ठीक है, इसे याद रखना, चिप थिकनेस जो इसमें निकल रही है वो किसके बराबर है? वो है फीड। ठीक है, जबकि ठीक है, और ये बराबर किसके हो गया? डेप्थ ऑफ कट के। ठीक है, जबकि ठीक है, बस थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया। डेप्थ ऑफ कट क्या होती है? अनकट। डेप्थ ऑफ कट क्या होती है? अनकट चिप थिकनेस। इतना क्वेश्चन नहीं आने वाला, आंसर यहाँ पर भी ठीक है आपका। बट अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूं कि R भी दिया हुआ है, इतना डेप्थ नहीं आएगी आपकी शेपर में, उसमें आएगी लेथ में, कटिंग टूल में। बट यहाँ पर R की वैल्यू क्या होती है? स्मॉलर डिवाइडेड बाई लार्जर। स्मॉलर क्या होती है?
किसकी होती है, अनकट चिप थिकनेस या कट चिप थिकनेस, मतलब चिप थिकनेस लार्जर होती है या अनकट चिप थिकनेस लार्जर होती है? अरे यार बिल्कुल भूल चुके हो, कट चिप थिकनेस लार्जर होती है। ऐसे जाता है ना ये वाला फिगर, याद आ रहा है, ऐसे वाला, ठीक है, ये चीज ऐसे जाती थी ना, याद होगा। ये जो चीज है ये क्या है, अनकट, ठीक है। तो ये वाली थिकनेस आपकी कम थी ना, तो T1 क्या था, कम, तो ये था अनकट चिप थिकनेस। अब जरा मुझे बताइए फीड किसके बराबर है, फीड किसके बराबर है? आपको मैं पूरा ही लिख देता हूं, फीड किसके बराबर है, फीड है अनकट चिप थिकनेस के। मैं आपको पूरा ही लिख रहा हूं। आपके यहाँ जो क्वेश्चन आएगा ना शेपर में, वो सीधा सेंस में आएगा, आर के हिसाब से नहीं आएगा, ठीक है। शेपर के लिए सीधा हो गया, फीड क्या है मेरी, चिप थिकनेस से रिलेट कर रही है। जबकि ये जो है, जो कटिंग है, ये वाला, ये जो कटिंग पोर्शन है, ये किससे रिलेट करेगा, चिप की विड्थ से, चिप की विड्थ से, दिख रहा है ना। ये चीज किससे रिलेट करेगी, ये वाली जिसको आपको कट करना है, जितने के आपको कट करना है, जितने आपसे ऊपर से रिमूव करनी है चीजें, वो किसके रिलेट करेगी, वो ना ही अनकट चिप थिकनेस ना ही चिप थिकनेस, वो किससे रिलेट करेगी, वो विड्थ से रिलेट कर रही है। अरे समझ में भी आ रहा है, वो विड्थ से रिलेट कर रही है ना, उसमें तो कट चिप और अनकट चिप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बस फीड में कॉन्सेप्ट है चिप थिकनेस का, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा ना, एक सिंपल वाला आंसर क्या हो जाएगा, फीड क्या है, चिप या अनकट चिप थिकनेस, चिप या अनकट चिप थिकनेस, जबकि वो अनकट चिप थिकनेस, हाँ डेप्थ ऑफ कट फीड के बराबर बिल्कुल, ठीक है। जबकि मटेरियल रिमूवल थिकनेस, मतलब क्या हुआ, जो आपको मटेरियल रिमूव करना है, ये वाला, जितना मटेरियल रिमूव करना है, अभी इसके बारे में बता रहा हूं, जितना मटेरियल रिमूव करना है वो किसके बराबर है, वो सीधा है विड्थ ऑफ द चिप के बराबर। बस ये समझ में आया या नहीं? आपको ये दो वर्डिंग समझनी है एकदम जेई के हिसाब से, बहुत ही सिंपल वे में। क्या, जो मेरा मटेरियल को रिमूव करने की जो थिकनेस है, जितना हमें मटेरियल को हटा देना है, वो किसके बराबर आएगा, विड्थ के। उसमें ये टेंशन नहीं लेनी अनकट चिप या कट चिप, इसके बारे में नहीं सोचना, वो सीधा क्या है, विड्थ ऑफ द चिप। विड्थ ऑफ द चिप नहीं, वो डिपेंड करता है कितना आपको लेके चलना है, ठीक है। मैं एक बार के प्रोसेस के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, विड्थ कांस्टेंट रहेगी, हम मान के चलते हैं, और यही चीजें हमने इसमें भी ले रखी है ना, विड्थ कांस्टेंट के हिसाब से लेके चल रहे हैं, ठीक है। द मटेरियल रिमूवल थिकनेस क्या है हमारी, विड्थ ऑफ द चिप, जबकि जो फीड है वो किसके बराबर है, चिप या अनकट चिप थिकनेस, कुछ भी नाम आ जाए वो है फीड से रिलेट करता हुआ, ठीक है। अब मैं वो चीज बोल रहा हूँ, आशीष जी अब सुनना, मैं ये अभी जेई के हिसाब से मैंने वर्डिंग बोली आपको, आप उसमें नहीं तो ढूंढते रह जाओगे, आपको सीधा देखना है फीड क्या है, रिलेट कर रही है चिप या अनकट चिप थिकनेस से, सीधा आंसर हो गया जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर दोनों दिए हुए हैं तो फिर मैं उसके लिए बता रहा हूं आगे चीज, ठीक है। तो वो सीधा अनकट से है ना, वो सीधा अनकट है। बट अगर आपको इनमें से कुछ भी नाम दिया हुआ है तो वो फीड है, अकेला अगर नाम दिया हुआ है, और अगर उसमें दूसरा दिया हुआ है मटेरियल रिमूवल थिकनेस, तो वो सीधा विड्थ से रिलेट करेगी, वो इसमें अनकट या कट से नहीं रिलेट करेगी। बात क्लियर है? अब इसको अंदर से पढ़ने के लिए आप यहां पर एक चीज याद रखना कि जो मेरी फीड है वो क्या है, वो मेरी डेप्थ ऑफ कट है, और डेप्थ ऑफ कट क्या है, डेप्थ ऑफ कट होती है अनकट चिप थिकनेस। आप समझ में आ गया? अगर अंदर से क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है तो अंदर से क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, जो फीड है वो क्या है, डेप्थ ऑफ कट है, वो अनकट चिप थिकनेस के बराबर है। और अगर मैं चिप थिकनेस की बात करूंगा तो वो किसके हिसाब से आ जाएगी, आर के हिसाब से, आर बराबर T1/T2। T2 क्या है, चिप थिकनेस, तो T2 की वैल्यू क्या हो गई, T1/R, ठीक है। बात क्लियर है? T2 यहाँ क्या है, चिप थिकनेस, चिप थिकनेस। मैंने आपसे बोला ना कि आपसे शेपर में इतना डेप्थ वाला क्वेश्चन नहीं आएगा शेपर के लिए, ठीक है। बस आपको ये वर्ड यूज करने हैं कि फीड से रिलेट है चिप की थिकनेस एंड अनकट चिप की थिकनेस। विड्थ जो है वो हमारी सीधी मटेरियल रिमूवल से रिलेट करेगी। एकदम क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, गुड। यहां तक बातें हो गई। अब इस फिगर को देख लो, ठीक है। अब इस फिगर को देख लो, क्या चीज, ये फिगर को देखो, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन नहीं है भाई, ठीक है, नहीं, कहां पर, ये वाला नहीं, इसके अंदर बहुत कुछ हो रहा है, ये तो सिर्फ केसिंग है, ये तो केसिंग, ये चीज इससे परेशान मत होना, ये क्या है, ये केसिंग है, ये कवर है, ये वाली जो चीज, इसको मत ध्यान दो इतना,
देखो अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये ऊपर दिख रहा है ऐसे, ठीक है, ऊपर दिख रहा है। किसी ने अपनी लैब में शेपिंग देखी है? देखी है, गुड, वेरी गुड। लेथ भी है? लेथ भी नहीं देखी है, ओके, ठीक है। शेपर किस किस ने नहीं देखी है रियल में? रियल में ना, ठीक है, गुड, चलो ठीक है, मतलब वर्किंग जो हमारी वर्कशॉप में हुआ करती थी। तो अब देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, ये चीज जो ऊपर वाली लगी हुई ना ऐसे, एक तोप टाइप से, गन टाइप से, तोप है ना, तोप टाइप से, ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये क्या है? ये आपका स्लाइडेबल है, मतलब मूवेबल है। ये क्या कर सकता है? रेसिप्रोकेट। इसे फिक्स मत मान लेना फिगर के हिसाब से, ये क्या है? रेसिप्रोकेट है। बट ये रेसिप्रोकेट किससे, किसकी हेल्प से करेगा? जो यहाँ पर अरेंजमेंट लगे हुए हैं गियर्स के, ठीक है। अभी ये जैसे जैसे रेसिप्रोकेट करेगा उसका मेथड अभी समझा रहा हूँ, उसको मेथड को अभी समझा रहा हूँ, वो अभी साइड रखेंगे। उसे हम क्या बोलते हैं? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। वेरी गुड, इसका नाम होता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हम क्यों लेके चलते हैं इसमें, वो भी अभी समझाऊंगा, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा 2 मिनट का भी साइड रखो, इसे पहले ये पार्ट को देख लो। इसमें क्या है? ये जो पार्ट है ना जिसमें टूल लगा है, इस साइड देखो, ये जो पार्ट है जो रेसिप्रोकेट कर रहा है, अगर ये रेसिप्रोकेट करेगा तभी तो मेरा टूल रेसिप्रोकेट करेगा। यही तो मेरा प्राइम कंडीशन थी टूल को रेसिप्रोकेट कराने की। तो ये क्या कहलाता है? रैम। इसे क्या बोलते हैं? रैम। जो ये रेसिप्रोकेट कर रहा है ना विद द हेल्प ऑफ द गियर्स जो अंदर लगे हुए हैं, ये सामने से नहीं, ये तो हैंडल से, जो अंदर लगे हुए हैं वो क्या है हमारे, उनकी हेल्प से ये ऐसे रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगी? रैम। ये यहाँ पर आप देख सकते हो रैम लॉकिंग नट है। ये जो चीज है ये वाली, ये क्या है? ये क्रॉस स्लाइड है। किसके लिए? किसके लिए? सिर्फ टूल के लिए, जॉब के लिए नहीं, टूल के लिए। कि टूल को अगर मुझे नीचे की तरफ लेके जाना है, नीचे की तरफ क्यों लेके आऊंगा? सुनना, अगर इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले फिगर में मान लीजिए आपसे मैं ये कहता हूं, मान लीजिए आपसे मैं ये कहता हूं कि 2 mm का रफ नहीं करना, मुझे तो 5 mm का रफ करना है, और 5 mm का डायरेक्टली एक बार में कर नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार में 1 mm का लेके जाओगे, एक फिर दूसरे, फिर दूसरे, फिर दूसरे, तो 5 बार करोगे नीचे अंदर की तरफ से भी। एक बार तो सुनना ध्यान से, मैं क्या क्या बोल गया। 1 mm की पूरी लेयर गायब करोगे, समझ रहे हो? 1 mm की पूरी लेयर गायब करोगे, फिर से क्या करोगे? टूल को यहाँ लेके आओगे, फिर क्या करोगे? फिर आप नीचे की तरफ करोगे टूल को, तभी तो अंदर की लेयर गायब होगी। इसका मतलब टूल को कौन सा वाला मोशन दोगे? अब जब एक बार पूरी लेयर गायब हो गई, उसके बाद उससे नीचे वाला मोशन भी दोगे ना। तो ये नीचे वाला मोशन किससे आएगा? उम्मीद है आप थोड़ा सा ये दिख रहा होगा। नीचे वाला मोशन किससे आएगा? इस वाली स्लाइड से, जो क्रॉस स्लाइड है फॉर दी टूल, ओनली फॉर द टूल। टूल के लिए ये वाला जो मोशन आ गया वो क्या हो गया मेरा? टूल स्लाइड या क्रॉस स्लाइड फॉर द टूल। इसकी वजह से ये चीज नीचे की तरफ जाएगी। बट ये तभी जाएगी जब आपकी विड्थ जो है चिप की, जो हमारी आपकी थिकनेस ऑफ द मटेरियल है, उसके डायरेक्टली बराबर ना हो के उससे बहुत बड़ी है। तो आप क्या करोगे? 2-3 प्रोसेस करोगे उसको पूरी यहां तक लेके आने के लिए। एकदम क्लियर है? ये चीजें समझ में आ रही है? मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि ये चीजें लगातार नहीं जा रही नीचे, ये क्या जा रही हैं? जब पूरा एक पूरा प्रोसेस हो गया उसके बाद तब जाके आपने उसको नीचे किया। समझ में आ रहा है? इसे कोई ये तो माइंड में नहीं लेके चल रहा कि लगातार ही नीचे जा रहा है कंटिन्यूएशन में, नहीं ना। इतना तो समझ में आ रहा है अब्दुल जी? क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, क्लियर है? चलो, तो अभी ये चीज हो गई, ये तो हो गई हमारी टूल और रैम की कहानी। अब चलते हैं इधर। इधर क्या है? इधर है हमारे पास वाइस। इसके अंदर क्या है? हमने जॉब लगा दी ऐसे करके, ये मैंने लगा दी है जॉब। इस जॉब को मुझे कौन सी वाली फीड देनी है? अभी हमने समझी टूल तो ऐसे आ रहा है तो फीड इसे ऐसे मिलेगी। बट ये दोनों एक साथ नहीं मिल रही, गलती मत करना, साथ नहीं मिल रही। पहले एक बार पूरा प्रोसेस हो गया, उसके बाद गई, फिर प्रोसेस हो गया, फिर गई, फिर प्रोसेस, ऐसे हो रहा है। प्लीज, है ना, कितनी बार बोल दिया, प्लीज इसको थोड़ा समझो, ये सब एक साथ मत कर देना, ठीक है। तो अगर ये चीज ऐसे जाएगी तो ये कुछ टाइम के बाद ही तो क्रॉस फीड करेगा ना, कुछ टाइम के बाद फिर उसी टाइम के बाद फिर से क्रॉस फीड। तो ये जो क्रॉस फीड है वो देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी क्रॉस फीडिंग हो रही है इस वाले से, हैंड व्हील बोर्ड दी क्रॉस फीड, ये दिख रहा है ना ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें ऑटोमेटिक भी डाल सकते हैं और खुद हाथ से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है वो, ठीक है। ऑटोमेटिक गियर के हिसाब से भी हो जाएगा और आप हाथ से भी इसको इस साइड कर सकते हो अपने हिसाब से मैनुअली। बात एकदम क्लियर, ठीक है। ये हो गया क्रॉस फीड, ठीक है। इसमें एक चीज और भी देख रहे होंगे आप, देखो ये रही स्विvel प्लेट टाइप की। तो स्विvel प्लेट से क्या होगा, आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो। मान लीजिए आपको प्लेनिंग ऐसी ना चाहे, आपको प्लेनिंग ऐसी चाहिए, किसी सरफेस पे ना प्लेनिंग आपको ऐसी करनी है, मान लो ना ऐसे लेके जाके इतने पार्ट को करना है बस, फिनिश है ना, या इतने पार्ट को थोड़ा सा नीचे तक करना है, बाकी ये वाला अभी भी ऊपर उठा हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके केस में क्या करोगे, इसको उसी एंगल से डाल दोगे, है ना, और इस पर जो ये सरफेस कैसी होगी, ऐसी हो गई, फिर इस पर ये टूल अपना काम कर रहा होगा। नहीं समझ में आया?
क्या बोल दिया मैंने, ठीक है विश्वजीत जी क्या बोला सुनो, है ना, जॉब को हमने, अगर हमें जॉब में ये फाइनल कंडीशन चाहिए, फाइनल कंडीशन ये चाहिए, तो आप क्या करोगे, क्या टूल को ऐसे लेके जाओगे, ऐसे बांध के, इसे टूल तो ऐसे लेके नहीं जाओगे, तो आप क्या करोगे, स्विvel प्लेट की हेल्प से इसको इसमें बांध के वाइस में इसको ऐसे कर दो कि ये लाइन क्या बन जाए, सीधी बन जाए, ये लाइन सीधी बन जाए, लाइन सीधी बन जाए, इस पर ये चीज नहीं आएगी, लाइन सीधी बन गई, क्यों, क्योंकि जॉब हमारी ऐसी हो गई ना, जॉब हमारी कैसी हो गई, जॉब हमारी ऐसे टेपर हो गई, समझ रहे हो, तो ये लाइन क्या बन गई, सीधी, तो लाइन सीधी बन रही है तो आराम से कैसे 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 जाएगा, टूल ऐसे 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 करते हुए जाएगा। बट ये चीज आपको समझ में तब आएगी जब आपका माइंड में मेरे हिसाब से चल रहा होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, टूल ऐसे नहीं भाग रहा, टूल तो ऐसे भाग रहा है, आपने क्या कर रखा है, इस जॉब को ही ऐसे पकड़ लिया, है ना, वाइस को पूरे को ऐसे स्विvel प्लेट की हेल्प से घुमा दिया, बात ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है नेगी जी क्लियर है, ठीक है चलो। तो हैंड फील फॉर द, ये अब ये हमारे पास क्या होगी, क्रॉस रेल हो गया, ठीक है वाइस हो गया, ये हमारे पास क्या है, ये क्लैंपिंग का स्क्रू है, किसको, हाँ एक चीज और रह गई थी, क्लैपर बॉक्स, क्लैपर बॉक्स क्या है, वो बॉक्स मतलब वैसा टूल पोस्ट जो कि टूल को पकड़े हुए, तो ये चीज क्या है, क्लैपर बॉक्स, बट ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, यहां से ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब जब ये कटिंग स्ट्रोक कर रहा होगा तो यहीं रहेगा, बट जब ये रिटर्न स्ट्रोक आएगा तो ये चीज ना ऐसे टिल्ट हो जाएगी, ऐसे, जिससे कि ये टूल ना ऊपर उठ जाएगा, है ना, टूल को ऊपर उठा देगी, जैसे टूल अभी ऐसे लग रहा है ना, इधर से देखने पर टूल ऐसे लग रहा है, ये टूल हमारा ऐसे लग रहा है ना, अगर मैंने क्लैपर बॉक्स को थोड़ा यहाँ पर इस तरह से एंगेज कर दिया कि ये चीज हमारी कैसे हो जाए, ऐसे हो जाए, तो टूल कहाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, तो जब ये वापस आएगा तो टूल की ये जो एज है ना, ये उससे टच नहीं होगी, ठीक है, ये चीज होती है। और ये चीज हम किसमें यूज करते हैं, मैंडेटरी है, किसमें, प्लेनर में, शेपर में यूज नहीं करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि शेपर में जॉब बहुत छोटी होती है, प्लेनर में बहुत बड़ी होती है, चिप कहीं ना कहीं पड़ जाती है, मतलब ऐसे वापस आ रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं वो जो चिप आपने निकाली थी वो भी घूम फिर के उसी प्लेनर के ऊपर पड़ी रहती है, जब वो वापस आएगा तो वो चिप की वजह से ना उसका रियल वाला मटेरियल भी काट देगा, क्योंकि उसके बीच में विरोध आ गया, तो विरोध आ जाएगा तो वो फंस जाएगा टूल, और टूल फंस गया तो वो चिप के साथ साथ दूसरा मटेरियल भी काट जाएगा जो नीचे का है ना, तो इसलिए क्या करते हैं, उस प्लेनर में उसको ऊपर उठा लेते हैं, वो चिप का जो बुरादा है ना वो उसमें पड़ा रह जाता है ना प्लेनर में, इसलिए दिक्कत होती है, ठीक है, शेपर में इतना होता ही नहीं, शेपर में जो बहुत छोटी होती है ना, तो इसलिए वहां पर कोई दिक्कत नहीं आती है, इसलिए वहां ये वाला मैकेनिज्म यूज करने की जरूरत नहीं होती, बट उसमें भी ये होता है मैकेनिज्म, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया कुछ, ठीक। अब ये है हमारी मैकेनिज्म जो इसके अंदर लगी होती है, ठीक है, अभी मैकेनिज्म से पहले मैं एक काम करूंगा, अब ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है, अब ये जो मोशन है ना, एक बार जल्दी पहुंच जाता है, फिर वापस जो जाता, सॉरी ऐसे जाएगा तो धीरे जाएगा, वापस जाएगा तो जल्दी जाएगा, क्यों, क्योंकि उसे क्या बोलते हैं हम, एक स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक मतलब जैसे हम ये आगे की तरफ गए, ऐसे आए, ऐसे टूल ऐसे आया, तो ये कौन सा स्ट्रोक है, ये है कटिंग स्ट्रोक, इसे क्या बोल दिया, कटिंग स्ट्रोक, क्योंकि इस स्ट्रोक में कट हो रहा है, जबकि जब ये वापस जो जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, आइडल स्ट्रोक, इसमें तो कुछ काम ही नहीं हो रहा, तो इस आइडल स्ट्रोक को क्या होना चाहिए, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, हमारे हिसाब से तो यही है ना, कि आपकी मशीनिंग होगी तो मशीनिंग में इधर वाले स्ट्रोक से तो कटिंग हो रही है, जो दूसरी वाली चीज है वो तो एकदम आइडल है, वो तो खराब है ना एकदम, जब वो चीज आइडल है, वो खराब है, तो हम क्या करेंगे, उसे हम फास्ट लेके जाएंगे, तो उसे फास्ट लेके जाने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, देख रहे हो, रिटर्न में ही तो जब आइडल स्ट्रोक चल रहा है वापस जाने का, तभी तो हमने उसे क्या किया, क्विक किया, है ना, इसे सिंपली गियर से नहीं बनाना होता, गियर के साथ में इसे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म भी यूज करनी होती है। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हमारी दो टाइप से चलती है, एक चलती है क्रैंक एंड स्लोटेड टाइप, और एक चलती है, दूसरा नाम होता है विटवर्थ टाइप, मैं दोनों ही यहाँ पर आपको समझाऊंगा, ठीक है, तो पहले अभी ये सेंस समझ लो, सेंस समझ में आ गया कुछ कुछ कि क्या हो रहा है शेपर के साथ, शेपर में क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, मशीन टूल में क्या क्या नाम है, एकदम क्लियर है, क्लैपर बॉक्स कहाँ होगा, वाइस क्या है, वाइस किसके ऊपर लगी हुई है, ठीक है, स्विvel प्लेट के, ये क्या है हमारा क्रॉस स्लाइड, ये क्रॉस स्लाइड हो रही है, ये इधर की तरफ फीड कर सकते हैं इसे हम आराम से, ठीक है, ये चीजें सब समझ में आ गई, टूल हमारा रेसिप्रोकेट हो रहा है, शेपर माइंड में बैठ गई है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, अब इसे और अच्छे से बैठाने के लिए हम एक काम करते हैं, इसकी वीडियो देखते हैं, ठीक है, उसके बाद बस आपकी मैकेनिज्म रह जाएंगी, समझ में आया अभी यहाँ तक फिलहाल, ठीक है, अभी और अच्छे से हो जाएगा, एक बार मैं वीडियो और दिखा दूँ, इसको जस्ट मैं पहले सेव कर लेता हूँ थोड़ा,
ठीक है, आज हमारा आई थिंक ये शेपर प्लेनर वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर ये मीनिंग समझ में आ गया ना तो अब वो सारे टाइप हैं, वो टाइप में कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, वो चीज़ें भी बता दूंगा। इसका क्वेश्चन आज कंप्लीट नहीं होगा, क्वेश्चन हमारे कल होंगे इसके, ठीक है। हाँ सब में, बट प्लेनर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, प्लेनर में क्विक रिटर्न नहीं लगता, अभी वो समझाऊंगा प्लेनर में क्या होता है। प्लेनर में क्या होता है अभी समझाऊंगा, जस्ट पहले इससे पहले हम यहाँ पर ये देख लें। हाँ भाई हम शेपर पर थे ना, शेपर देखो यही था, ऑलवेज कर दो, है ना, इसी से तो चल रहा है ना, हाँ इससे ना, ठीक है। देखो अब ध्यान से, अब ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाएंगी। देखो ये रैम थे ना, और रैम क्या है, वो रैम ही चल रही है, और रैम के अंदर ये वाली जो चीज़ है, देखो ये वाला मैकेनिज्म आपको दिख रहा होगा, ये अभी क्या है, हाइड है, जबकि अंदर इसके क्या है, बहुत बड़े बड़े गियर्स लगे हुए हैं, स्लोटेड बार लगी हुई हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी देखो इसे आराम से, पहले एक बार खुद से देखो, ये दिख रहा है ना, ये जॉब है, एक बार गया आया, एक बार गया आया, फिर से जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, जो जा रहा है वो जल्दी जा रहा है, जो आ रहा है वो धीरे धीरे आ रहा है ना। दूसरी बात, ये हर बार क्यों चिप निकाल पा रहा है, क्योंकि आप इसे क्या दे रहे हो, इस वाली चीज को फीड आगे की तरफ, इसी वजह से ये हर बार चिप निकाल पा रहा है। और देखो चिप कैसी जा रही है, इधर की तरफ, क्यों जा रही है, क्योंकि ये वाली जो चीज है ये ओब्लिक कटिंग जा रही है, स्लाइडर से, साइड एज से। अगर ये साइड एज ना होती जो आपके माइंड में चलता तो फिर कैसे जाती, स्पाइरल, हेलिकल नहीं जाती, फिर स्पाइरल आती अगर आपके माइंड के हिसाब से चलता तो। समझ में आ रहा है, नीचे देखो स्विवल प्लेट लग रही है, ठीक है, बात क्लियर है ना, स्पाइरल क्यों निकल के जा रही है, किससे चल रहा होगा, कहाँ पर, ये वाली जो चीज है, अभी वो समझाऊंगा, उसकी अभी टेंशन ना लो। अभी ये चीज समझ में आई, जितना हमने बातें की थी वो चीजें क्लियर हो गई हैं कि क्या क्या चीज थी, क्या क्या है, ये फीड क्या है, कैसे कैसे आ रहे हैं, रैम कौन सा है, क्लैपर बॉक्स कौन सा है, दिख रहा है, क्लैपर बॉक्स काम करते हुए दिख रहा है, ठीक है। ये वाली जो चीज सामने से लगी हुई है ना, ये क्लैपर बॉक्स है। तो शेपर में आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है इसको टिल्ट करवाने की, प्लेनर में जरूरी है टिल्ट होना चाहिए। तो कहीं कहीं क्लैपर बॉक्स आपको टिल्टेड मिल जाएंगे, कहीं कहीं ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा स्क्रू से, ठीक है। ऑब्लिक कटिंग की वजह से ऐसे ना तिरछी है ना, साइड कटिंग एज ऐसे तिरछी है, तो जब ये ऐसे जाएगी तो इसके ऊपर को ऐसे 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 स्पाइरल होके निकलेगी ना। रियल ऑर्थोगोनल कभी नहीं होती, हमेशा स्पाइरल होती है। जो आप सोच रहे थे ना माइंड में, जो रफ फिगर है वो स्टार्टिंग वाला, वो ऑर्थोगोनल का है, वो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो आइडल आइडल, ठीक है। हमेशा देख लो, ध्यान से देखोगे तो ये वीडियोस आपको क्लियर दिख कर देंगे, है ना, एकदम ध्यान से, है ना। ये वाली चीज देख पा रहे हो ना ध्यान से, यार वो चीजें अब पता नहीं इसमें होंगी या नहीं होंगी। भाई इससे ज्यादा और क्या देखोगे, ठीक है। डेप्थ ऑफ कट के बारे में समझा रहा था कुछ, बस इसको एंगल को ना मान के आप क्या मानोगे, इसको सीधा मान लोगे, है ना, बस। तो आपको ये चीज दिख जाएगी, यही जो साइड कटिंग है जो यही तो काट रही है इसको, क्या नीचे से कट कर रहे हैं, नहीं, है ना, एकदम क्लियर है ना, नीचे से कट नहीं कर रहे हैं। हाँ ऑर्थोगोनल अगर होगा ना प्योर, जिसे आप नीचे से कट करोगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। यही चीज तो है, वो स्पाइरल बन जाती है ना, स्पाइरल बन जाती है, सामने कट करने की कितनी एनर्जी लगाओगे, ठीक है, और उससे टूल टूटने के भी चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, फोर्स बहुत ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीजें हमें नहीं करनी होती, हेलिकल चिप्स बनाने की कोशिश करनी होती है हर जगह। अब तो क्लियर हो रहा है एकदम सही, ठीक है। चलो यहाँ तक की कहानी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब चलते हैं हम जो इसके अंदर लगा हुआ है, अंदर क्या लगा हुआ है, रिटर्न मैकेनिज्म। वो रिटर्न मैकेनिज्म हमारा जो है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, वो कैसे काम कर रहा है इसके अंदर, अब उसकी कहानी देखो, अब उसकी कहानी, ठीक है, अब उसकी कहानी देखते हैं। वही नहीं यार, प्रोडक्शन ना विदाउट वीडियो नहीं आता है क्लियर, अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। शेपर, साइड प्लेनर, शेपर 1, शेपर वीडियो, एक सेकेंड।
ठीक है, आप इस चीज को देख सकते हो, बिल्कुल सिमिलर है उसके जैसा। मैं एक्चुअली एक वीडियो और दिखाना चाह रहा हूँ, एक मिनट रुकना। ठीक है, देखो बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक ले रहा है इसमें, शेपर है, बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक ले रहा है। ठीक है, क्लियर है इसमें? ये भी सिमिलर वीडियो है उसी की जैसी। मुझे एक वीडियो जस्ट दिखानी है, अभी मुझे एक वीडियो जस्ट दिखानी है, एक सेकेंड। क्या चीज? स्ट्रोक को छोटा बड़ा कर सकते हो गियर के बेसिस पर, गियर जैसे आपके हैं। ठीक है, अभी वही चीज तो समझाना चाह रहा हूँ इसमें, 2 मिनट बस रुकना। शेपर एक तो ये दिखा दी मैंने, एक शेपर कौन सी वाली दिखा दी? ये वाली है ना। शेपर 1 दिखाई थी, शेपर वीडियो दिखाई थी, वीडियो दिखाई थी, पक्का ना? ठीक है, तो ऑलवेज ही कर दो। हाँ ये रही ना, ये रही। अब इसमें देखना, ये आपको मैकेनिज्म दिख रही है, यहाँ पर देखो कुछ चलता हुआ, इसके अंदर लगा होता है बुल गियर। बुल गियर, बुल का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो बुल गियर इसके अंदर लगा होता है जो कि मोटर से कनेक्टेड होता है। मोटर से पिनियन कनेक्टेड है, पिनियन से मतलब मोटर क्या है, एक पिनियन को चला रही है मोटर, और उससे क्या है, एक बुल गियर लगा हुआ है। इस बुल गियर में या तो क्रैंक स्लोटेड वाला यूज करेंगे या फिर विटवर्थ वाला यूज करेंगे। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना इसमें। हाँ देखो ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज दिख रही है, देखो इसको मत देखना, इसको देखना, इस जगह को। ऑटोमेटिक फीड है, देखो ये वाली कहाँ गया, ये देखना, ये वाली चीज, ये फीड किसकी है? ऑटोमेटिक है, क्रॉस स्लाइड की। कैसे जा रही है वो? देखो इंटरमिटेंट जाएगी, तुरंत ऐसे नहीं घूमेगी। देखो ध्यान से देखना, ठीक है, वो इतनी देर में वापस आया, फिर वो अगली बार जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? आवाज को सुनो, एक रोटेशन, एक उसका स्ट्रोक देखो, एक स्ट्रोक ऐसे आएगा तुरंत, वो चीज यहां से ऐसे घूमेगी, फिर क्या होगा, फिर से एक आवाज आएगी आपको घूमने की, फिर वो यहाँ घूमेगी, फिर एक आवाज आएगी, फिर वो यहाँ घूमेगी। इस घुमाने से क्या हो रहा है? इस घुमाने से हो रहा है क्रॉस स्लाइड, है ना, क्रॉस फीड दे रहे हो आप। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक फीड है इस वाले इसमें वीडियो में। थोड़ा ध्यान से आराम से देखो। हाँ बिल्कुल, ये वाली चीजें आपकी अरेंज होती हैं अंदर से। ठीक है, ऑटोमेटिक फीड एकदम क्लियर हो गया ये वाला पार्ट, यहाँ वाला। ठीक है, अब देखो जरा इसको बैक साइड से। कहाँ गए भाई? अरे आजा, अरे यार चलो, यहाँ पर ये वाली चीज भी समझ में आ गई आपको कि एक जस्ट स्ट्रोक होता है और उधर क्रॉस स्लाइड एक फीड देती है। ठीक है, अरे यार एक वीडियो नहीं आ पाई क्या? चलो तो ये मुझे आपको बताना है। शेपर वीडियो मैंने दिखा दी थी ना आपको। चलो तो जो ये आपको फिगर दिख रहा है ना, अब थोड़ा सा यहाँ पर हमें उससे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरनल चीज़ें हैं वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर दिखा दूंगा इस वीडियो से। देखो यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं ना, ये वाली चीज़ें, इसको अगर हम अंदर से जूम इन करेंगे, कैसे? अगर मैं इसे जूम इन करूँ ऐसे करके, तो क्या होगा? ये साइड वाली चीज़ें हटा दो माइंड में, अंदर जो चीज़ चल रही है वो है मेरी या तो क्विक रिटर्न और या फिर विटवर्थ। इसके अंदर जो चल रहा है, क्विक रिटर्न भी चल रहा है, विटवर्थ भी चल रहा है। क्विक रिटर्न बोल रहा हूँ, क्रैंक स्लोटेड या विटवर्थ, दोनों में से कुछ भी चीज चल सकती है। किसकी हेल्प से? बुल गियर की हेल्प से। तो पहले बुल गियर का ऐसा वाला फिगर देख लो, ये रहा, आपको थोड़ा दिख रहा होगा। इसमें एक साइड में क्या लगा हुआ? एक साइड की बात कर रहा हूँ, एक साइड में यहाँ पर लगी हुई है मोटर, ऐसे यहाँ लगी हुई है मोटर। ये मोटर है बाहर रखी हुई मोटर है, उसको हमने ऑन किया, मोटर घूम रही है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? ये गियर मैकेनिज्म लग रही होगी जिससे कि ये वाला पिनियन घूम रहा है, इसे क्या बोलेंगे हम? पिनियन। ठीक है, ये जो पिनियन है, जो यहाँ ये वाला पिनियन है, या फिर इसके उस साइड मोटर मान लो, मतलब इस पिनियन को किसकी हेल्प से घुमाया जा रहा है? मोटर की हेल्प से। अब मोटर की स्पीड तो बहुत तेज, तो ये तो बहुत तेज भागेगा। अगर ये बहुत तेज भागेगा तो हमें मोशन ऐसे कैसे मिले?
तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले इस मोशन को क्या करते हैं, हम कम करते हैं रोटेशन वाइज। तो रोटेशन वाइज अगर कम करना है तो आपको पता होगा वही वाला फॉर्मूला कि m जो होता है मॉड्यूल क्या होता है सेम, और उसके हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा T/D वाला फॉर्म। ठीक है, कि नंबर ऑफ टीथ और D, और क्या हो जाता है दूसरा वाला फॉर्म V1 इक्वल टू V2, मतलब R1 ओमेगा 1 इक्वल टू R2 ओमेगा 2, है ना। जब ये मेट करेंगे तो उनके मॉड्यूल होने चाहिए सेम। तो T1 M1 इक्वल टू मतलब T1 अपॉन T2 इक्वल टू D1 अपॉन D2, ये भी कंडीशन मैच करनी चाहिए इन दोनों की, है ना, और ये भी कंडीशन मैच करनी चाहिए ओमेगा 1 और D1 वाली। बात क्लियर है, मॉड्यूल सेम होने चाहिए, तभी ये चीज गियर मैचिंग होगी, तभी ये चीज चल पाएगा। और दूसरा क्या है कि इनकी जो वेलोसिटी है इस पॉइंट की, वो वेलोसिटी हमारी सेम होनी चाहिए, वेलोसिटी ओमेगा नहीं, ठीक है, वेलोसिटी। आपको क्या करना है, यहाँ का ओमेगा बहुत तेज मिल रहा है, यहाँ का ओमेगा, मोटर का ओमेगा क्या है बहुत तेज, पर उसका डाया क्या है छोटा। यहाँ का क्या होगा, डाया क्या है बड़ा, तो ओमेगा क्या मिलेगा छोटा। बात समझ में आ रही है, डाया यहाँ का क्या, समझ में नहीं आया, ओमेगा क्या है यहाँ का तेज, है ना, ओमेगा तेज, डाया क्या है छोटा, है ना, ओमेगा क्या है तेज, डाया क्या है छोटा। तो इस साइड में क्या है, अगर मैं डाया बढ़ा दूं तो ओमेगा क्या मिलेगा कम। इसका मतलब ओमेगा अगर कम मिला तो जो ये स्पीड मोटर की चलती है ना बहुत तेज, वो स्पीड हमें अब बुल गियर पे क्या मिलेगी, धीरे मिलेगी। वो चीज हमें साफ दिखेगी किसमें, क्विक रिटर्न में, जो बुल गियर जिससे घूम रहा है। तो बुल गियर घूमा तो बुल गियर के लिए आपको क्या करना पड़ा, नंबर ऑफ टीथ बहुत ज्यादा लेने पड़े, जितना ज्यादा आपको इसको कम करना है, ठीक है, जितना ज्यादा कम करना है उतना ही बड़ा बुल गियर लोगे। बात क्लियर है। तो पहली चीज हो गई हमारी, जो ये मशीन होती है शेपर, उसमें क्या लगा होता है, शेपर एंड स्लोटर, इन दोनों में क्या लगा होता है, बुल गियर। तो ये जो बुल गियर लगा हुआ है, इस बुल गियर के अब आगे की साइड में ये जो चीज यहाँ पर ऐसे लगी हुई है, ठीक है, ये जो चीज यहाँ लगी हुई है ना, इसको अब यहाँ पर थोड़ा देखना, ये दिख रहा है ऐसे करके, ठीक है, ये जो है ये है हमारा विटवर्थ रिटर्न मैकेनिज्म। अब ये आप कहोगे सर विटवर्थ रिटर्न मैकेनिज्म काम कैसे करता है, तो उस काम करने को मैं यहाँ समझाता रहूंगा तो मेरे माइंड में चलेगा, आपके माइंड में नहीं चलेगा, ऑब्वियसली दिख भी रहा होगा। तो मैं इसके लिए सीधा आपको दोनों क्विक रिटर्न विटवर्थ एंड क्रैंक स्लॉटेड दोनों की वीडियो दिखा रहा हूँ डायरेक्टली, बस समझ में तो आ गया कहाँ से कनेक्शन है ना। आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्या चीज किसके, हाँ ये उसके 4 बार लिंक जो मैकेनिज्म होती है उनके होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम टॉम में भी पढ़ेंगे फिर से, ठीक है, इस चीज़ को हम टॉम में भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बट यहाँ मशीनिंग के हिसाब से मैं समझाते हुए चल रहा हूँ कि मशीन भी तो समझानी है ना किसमें ये लगा हुआ है, तो वो समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। वहाँ तो सिर्फ मैकेनिज्म समझनी है। हाँ हाँ, सिंगल स्लाइड में 4 बार के अंदर, ठीक है, 4 के अंदर, ठीक है। जस्ट मैं आपको यहाँ पर ये दिखा दूँ, उसमें हम एक क्या मान के चल जाते हैं, एक फिक्स लिंक, एक स्लाइडर लिंक है, तो 4 ही, एक फिक्स, एक स्लाइडर, एक कनेक्टिंग रोड, एक क्रैंक, है ना, 4 होगी। उसे हम स्पेशली सिंगल वो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, उसमें से एक चीज को कनेक्टिंग रोड को फिक्स कर लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा ये क्रैंक एंड स्लॉटेड, ठीक है। और अगर हम क्रैंक को फिक्स कर लेंगे तो बन जाएगा विटवर्थ, ठीक है, विटवर्थ, है ना, दोनों ही क्विक रिटर्न होते हैं, ठीक है। चलो अब एक काम कर रहा हूँ, पहले मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ, कौन सा वाला है ये है आपका क्रैंक एंड स्लॉटेड, क्रैंक एंड स्लॉटेड, ठीक है। क्रैंक एंड स्लॉटेड को देख लो, ये ध्यान से देखना है। अब थोड़ा देखना, बुल गियर याद है ना, बुल गियर, ये लगा हुआ रेड कलर का मान लो बुल गियर, एग्जाम्पल समझ रहे हो, और वहां से रिलेट करना है इस वाली मैकेनिज्म में जो आपको ये दिख रही है 3D में। ये बड़ा सा है बुल गियर, ऐसा मान के चलो, ये बहुत बड़ा सा है शेपर के अंदर, ठीक है। इसमें ये चीज क्या है, यहाँ पर मान लिया है बुल गियर के साथ में ये चीज कर दी फिक्स, फिक्स कौन सी वाली चीज कर दी बुल गियर के साथ में, ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन इसके साथ में यहाँ पर फिक्स कर दी, ठीक है। जबकि इसमें क्या लगा रखा है, इस तरह का ये वाला मैकेनिज्म, ठीक है। तो अब देखना क्या होगा, देखो ये धीरे धीरे चलाएंगे, ये तो आएगा ना इसके साथ बुल गियर में, ये चीज तो हमने वहां पर लगा रखी है ना, तो ये चीज तो हमेशा ऐसे ही घूमेगी भाई, इसके सामने ही है ये वाला, इस वाले होल के सामने है ये वाला, ये ऐसा नहीं कि यहाँ उठ के आ जाएगा, तो ये चीज तो हमेशा ऐसे चलेगी। बट इसमें क्या है, ये है हमारा स्लॉटेड मैकेनिज्म, स्लॉटेड,
क्रैंक एंड स्लोटेड। तो ये क्या है स्लोटेड और ये क्या है मेरी क्रैंक। इसे क्या बोल देते हैं यहाँ पर क्रैंक, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दिखा रही है ये क्रैंक है, जबकि ये स्लोटेड बार है। इस स्लोटेड बार को हमने यहाँ क्या कर रखा है हिंज, है ना, मतलब फिक्स नहीं है, ऐसे घूम सकता है, वो हिंज कर रखा है। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्या हो रखे हैं हिंज। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है ये हिंज। ठीक है, तो अभी क्या है, अब इस चीज को देखो, ध्यान से देखते रहना कैसे कैसे हो रहा है। ऐसे गया, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसे पिस्टन से डायरेक्ट नहीं चला सकते हो। अगर पिस्टन से डायरेक्टली चलाया तो जितनी मोटर की स्पीड है उतनी ही जा रही है ना फिर, और ना ही आपको ये फायदा मिल रहा, ना ही आपको ये फायदा मिल रहा कि एक जल्दी और सॉरी एक धीरे एक जल्दी, वो दोनों की सेम आएगी। जैसे इंजन होता है, इंजन में हमेशा क्या होता है, आईसी इंजन जो होता है हमेशा क्या होता है, दोनों की स्पीड सेम मान के चलते हैं हम, जबकि ये चीज़ तो जरूरी नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ये जुगाड़बाजी कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पर इस वीडियो में और अच्छे से क्लियर भी हो रखा है कि ये जो चीज़ यहाँ से यहाँ तक गई मैक्सिमम, ये वाली ये यहाँ से देखना थोड़ा ऐसे जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऐसे जब जा रहा है तो इसमें टूल किधर लगा हुआ है, टूल आई थिंक इस साइड लगा हुआ होगा, हाँ यहाँ पे टूल किधर लगा हुआ है, टूल लगा हुआ है इसमें इधर। ठीक है, तो कैसे हो रहा है, टाइम ज़्यादा जा रहा है, स्लो, टाइम ज़्यादा जा रहा है। स्लो कैसे हुआ, थोड़ा ध्यान से समझना, स्लो कैसे हुआ, इसकी वर्डिंग को समझना आप, स्लो कैसे हुआ ये माइंड में डालो पहले, वेरी गुड, ये माइंड में डालो पहले, ये माइंड में डालो पहले, यहाँ तक, यहाँ से देखो ये चीज़ आपको शायद समझ में नहीं आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट, थोड़ा यहाँ से फिर से देखना, इस जगह से इस जगह बहुत आराम से देखना, इसको एक्चुअली में स्लो करना नहीं आ पा रहा है कि स्लो कैसे कर सकते हैं। और इस पर एक्चुअली में पेन नहीं चल पा रहा, तो मैं ये चीज़ भी अभी आपको थोड़ा सा नहीं समझा सकता। चलो एक काम कर लेते हैं, यहाँ मैंने इसे पॉज कर रखा है, ये फिगर माइंड में हो गया, ये फिगर माइंड में हो गया। ठीक है, यहाँ ये चीज़ दिख रही है आपको, आई थिंक मैंने वो वाला फिगर तो नहीं ले रखा है यहाँ। अब इसको जरा थोड़ा सा समझना, जो आपने वहाँ फिगर देखा है ना अभी, ऐसा याद आ रहा है कुछ, है ना, ये फिगर देखा आपने, ये यहाँ पर है कनेक्टेड। अब जरा थोड़ा सा सुनना, ये अगर चीज यहाँ है ऐसे, ये इस जगह कनेक्टेड है अभी, मतलब इसमें जो स्लोटेड है, ये स्लोटेड जा रहा है ऐसे, ये स्लोटेड जा रहा है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, इतना ये क्लियर हो रहा है, इतना ये अंदर से स्लोटेड है। ये जो क्रैंक है, ये क्रैंक यहाँ है अभी इस जगह, समझना मेरी बात को, जब उसमें देखोगे तो ये क्रैंक यहाँ ग्रीन वाले पार्ट से कनेक्टेड है, क्रैंक है ये, क्रैंक यहाँ पर ये वाली क्रैंक है। अब जरा सुनो, ये है इधर लगा हुआ है टूल, इधर क्या लगा हुआ है टूल, ये क्या हो गई मेरी रैम, अरे चल जा, ये हो गई मेरे पास रैम, इस रैम में यहाँ क्या लगा हुआ है टूल इस साइड। थोड़ा फिगर समझना, उस वीडियो के हिसाब से बना रहा हूँ, जबकि रियल में टूल इस साइड है, आपको इस साइड से सोचना है थोड़ा ना, क्योंकि ये इसमें सामने मैंने स्टिच किया, तो हाँ रोटेशन उल्टा करना पड़ेगा ना फिर। ठीक है, तो अभी रोटेशन हम इसका सेंस लेके चल रहे हैं जो हमने वीडियो में अभी देखा, जिससे कि ये चीज़ माइंड में सेट हो जाए। देखो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना एंगल आया, थोड़ा ध्यान से समझना, ये एक पॉइंट है। जब ये चीज ऐसे, भाई ये घूम तो ये रहा है, सबसे पहले देखो इनपुट क्या है, इनपुट तो ये है ना बुल गियर, मोटर ने इसे घुमाया ना, ये नहीं पहले घूम रहा, पहले क्या घूम रहा है बुल गियर। बुल गियर अगर घूम रहा है तो ये घूम रहा है ऐसे, हमारी तरफ से देखने पर क्लॉकवाइज, ये ऐसे घूमेगा, तो ये एक पॉइंट पर तो यहाँ है क्रैंक, अगले पॉइंट पर क्या होगा, मतलब टाइम के साथ में ये कहाँ पहुंच गई, यहाँ, समझ में आया कुछ, यहाँ पहुंच गई। क्या ये स्लोटेड बार यहाँ नहीं पहुंची, क्या ये स्लोटेड बार यहाँ नहीं पहुंच गई, इसका मतलब स्लोटेड बार भी तो इसके साथ साथ ही भाग रही होगी ना इस पॉइंट के अबाउट, ये फिगर याद है या नहीं, स्लोटेड बार भी तो यहाँ पर भाग गई होगी। अब जरा सोचो, ये पोजीशन के हिसाब से, ये तो कनेक्शन यहाँ पर है ना इस जगह, ये तो यहाँ पर पहुंचा हुआ था, जैसे ही ये चीज क्रैंक ऐसे चली तो ये चीज देख रहे हो, ये वाली चीज यहाँ पर इसके साथ में कनेक्टेड है ना रैम, ऐसे नहीं कि यहाँ से हिल के कूद के यहाँ पहुंच रहा है, कूद के नहीं पहुंच रहा, रैम से कनेक्टेड है इस जगह। तो अब जरा सोचना, ये चीज ऐसे है, ये यहाँ से क्या हुआ, ये क्रैंक हमारी ऐसे चल रही है, ये क्रैंक एंगल ले रही है, देखो मैं जल्दी जाऊंगा या नहीं, यहाँ से जल्दी जा रहा है ना, और यहाँ पहुंच गया, जबकि एंगल क्या है ये वाला, ये जो है बीटा, ये क्या है बहुत कम, एंगल क्या है बहुत कम, बट जब ये फॉरवर्ड, इसे क्या बोलेंगे रिटर्न स्ट्रोक। नहीं समझ में आया जो मैंने अभी समझाया, आपको वीडियो में दिखेगा, बट वो वीडियो में जो दिख रहा है ना उस पर थोड़ा ध्यान भी देना है, क्या क्या हो रहा है उस वीडियो में, कि यहाँ हम इस कंडीशन में है बिल्कुल 90 वाले इस कंडीशन में, यहाँ वाले कंडीशन में,
तो इस कंडीशन में जब क्रैंक तो आगे की ऐसे जाएगी ना क्लॉकवाइज, क्रैंक जब क्लॉकवाइज जाएगी तो मेरे यहाँ पर जो स्लॉट आ रखा है ना वो स्लॉट में ऐसे जाएगा ना, इसी वजह से मेरा हाथ ऐसे जाएगा, यहाँ से फिक्स रहेगा, मतलब यहाँ से हिंज रहेगा, तो ये चीज़ हाथ ऐसे जाएगा, यहाँ तक पहुँच गए तो मेरा स्लॉटर कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर, तो रैम कहाँ पहुँच गई है मेरी, एक तरह से यहाँ पर पहुँच गई, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट तो हमारा एक तरह से क्या है, ये तो इसी रैम का ही तो पार्ट है ना, ये वाला पॉइंट, समझ में आ भी रहा है या नहीं। जब मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ तो ये वाली चीज़ गायब हो रही है, ये दो फिगर में एक साथ बना रहा हूँ, ये वाली चीज़ यहाँ, जब ये चीज़ यहाँ पहुँचेगी तो ये वाली चीज़ है ही नहीं भाई, फिर क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, ये उसका न्यू पोजिशन है। अब क्या होगा, इसे क्या बोलेंगे, रिटर्न स्ट्रोक, ये क्या हुआ, जल्दी हुआ, जबकि दूसरी चीज़ क्या हो रही है, धीरे, कैसे हो रही है। अब देखो जरा यहाँ से, मेरे हाथ में क्या है, स्लोटेड है, मेरा हाथ पूरा स्लोटेड है, जब ये क्रैंक आगे की तरफ घूमेगी और आगे जाएगी ऐसे करके, तो अब जरा देखना, टाइम ज़्यादा जा रहा है, 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 यहाँ तक पहुँच गए, फिर ये और आगे, फिर ये और आगे, फिर यहाँ तक। तो अब जरा सोचो, यहाँ तक पहुँच गए, मैक्सिमम तक पहुँच गए। मैक्सिमम तक कब पहुँचे, जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का एंगल इसने सब्स्टिट्यूट कर लिया, तभी तो इस जगह पहुँचोगे फिर से मैक्सिमम तक। तो ये एंगल क्या है, ये एंगल अल्फा है, जो कि है ज़्यादा। तो इसको एंगल को कवर करने में ओमेगा तो सेम चल रहा है, ओमेगा सेम चल रहा है, बुल गियर तो सेम वेलोसिटी से घूम रहा है ओमेगा से, बट ये वाली जो चीज़ है, ये टाइम तो हमें ज़्यादा लग गया ना यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर करने में। ओमेगा कांस्टेंट है, बट ये आपके लिए जो पेरिफेरी है तो ज़्यादा हो गई, पेरिफेरी ज़्यादा हो गई तो टाइम क्या हो गया, ज़्यादा आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ, उसी सेम डिस्टेंस के लिए इसमें टाइम क्या लगेगा आपको, ज़्यादा, धीरे धीरे जाएगा ये, समझ रहे हो, देखो ऐसे ही हो रहा है, धीरे धीरे जा रहा है ये, क्योंकि ये स्लोटर ऐसे होके जा रहा है ना, ऐसे होके जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद क्या हुआ, तुरंत वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ तो छोटा गैप है, तुरंत वापस आया, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे गया, फिर क्या हुआ, तुरंत वापस आया, फिर धीरे धीरे गया, फिर तुरंत वापस आया, फिर धीरे धीरे। ये अपनी मर्जी से नहीं हो रहा है, किसकी मर्जी से हो रहा है, ये जो क्रैंक यहाँ लगी हुई है, किसमें, स्लोटेड में, स्लोटेड बार में। एकदम क्लियर है ना, एक बार फिर से उस वीडियो को देख लो, ये चीज समझ में आ गई, अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अल्फा ज्यादा किसमें है, अल्फा अगर मैं कहूंगा तो ये है मोर, बट ये मोर किसमें है, ये है फॉरवर्ड स्ट्रोक, फॉरवर्ड मतलब कटिंग स्ट्रोक, ये है कटिंग स्ट्रोक, फॉरवर्ड और बैकवर्ड से मत याद रखो, ये है कटिंग स्ट्रोक। कटिंग स्ट्रोक क्या होगा, कटिंग स्ट्रोक होगा स्लोअर, जबकि बीटा हम किसके लिए लेके चल रहे हैं, बीटा हो गया हमारा आइडल स्ट्रोक। आइडल स्ट्रोक मतलब ये कुछ काम नहीं करना चाह रहा, तो ये क्या होगा, बहुत जल्दी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइडल स्ट्रोक। और इसमें क्या होगा, बीटा छोटा है तो टाइम क्या लगेगा, बीटा क्या है, लेस, इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, बीटा क्या है, लेस। सो यहाँ पर टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ कवरिंग दी डिस्टेंस क्या होगी, लेस, टाइम रिक्वायर्ड क्या है, लेस। सो टाइम रिक्वायर्ड लेस है तो क्या है, ये क्विक, ये क्या है स्लोअर, ये क्या है फास्टर, इसे क्या बोल देंगे, फास्टर स्ट्रोक। ये चीजें समझ में आ रही हैं। देखो इतना मेहनत करने के बाद आपके क्वेश्चंस ये हैं, ठीक है, ये जो चीजें हैं ये रटने की नहीं है, ये समझने की कोशिश करो, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन हो गए हमारे ये, ठीक है, कि क्या होता है रिटर्न स्ट्रोक में, क्या होता है एंगल, अगर एंगल से क्वेश्चन आ गया तो रिटर्न स्ट्रोक में एंगल क्या होगा, रिटर्न स्ट्रोक में एंगल क्या होगा, छोटा, ये बीटा छोटा, तुरंत इस चीज को कवर कर लेगा, वो फाइनल और इनिशियल वाली चीज को तुरंत कवर कर लेगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर होगा क्विक, फास्टर, ठीक है, रिटर्न स्ट्रोक क्विक होगा, फास्टर होगा, जबकि कटिंग स्ट्रोक क्या होगा, स्लोअर। क्यों, क्योंकि ये पूरी पेरिफेरी इतनी वाली आपको कवर करनी पड़ रही है, टाइम लग रहा है ज्यादा, अल्फा उसमें है ज्यादा। एकदम क्लियर है, ठीक है। ये हमारी कौन सी वाली, क्रैंक एंड स्लोटेड रिटर्न मैकेनिज्म समझ में आ गई है, ठीक है। जल्दी से एक बार इसका फिर से वीडियो देख लो और इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ बोलो, डेप्थ ऑफ कट नहीं, डेप्थ ऑफ कट क्यों, इसे डेप्थ ऑफ कट नहीं बोलेंगे, ये होगी नहीं कटिंग स्पीड में नहीं, ये होगी कटिंग जोन, एक तरह से कटिंग जोन हो गया, ठीक है, कि कटिंग जोन हमें कहाँ तक लेके चलना है, ठीक है। ये है उस वर्क पीस की लेंथ, हमें जहाँ तक लेके जाना है पूरा, है ना। वर्क पीस अगर हमारे पास इतना है तो वर्क पीस से हम यही तो चाहेंगे कि प्लेन पूरे की सरफेस को करें, पूरे सरफेस को करेंगे तो पूरी वर्क पीस की लेंथ हो गई ना, तो हमें वहां तक लेके चलना पड़ेगा। नहीं, ये बढ़ा नहीं सकते एक चीज के लिए, आपको फिर मैकेनिज्म चेंज करना पड़ेगा, मैकेनिज्म चेंज करना पड़ेगा फिर, ठीक है। उसके फिर ये जो स्लोट्स है ना, ये स्लोट्स अलग बनाने पड़े, बुल गियर चेंज करना पड़ेगा फिर, ठीक है। उस मशीन के लिए ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। उसमें अगर जॉब इससे ऊपर गया तो आपको बुल गियर चेंज करना पड़ेगा, अगर ये मैक्सिमम से ऊपर जा रहा है आपके पास, ठीक है।
हाँ, तो ये इसके ऊपर भी तो होती है साइजिंग। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा, शेपर की साइज किसके ऊपर डिपेंड करती है, इस वाली चीज के ऊपर भी डिपेंड करती है। मैक्सिमम और मिनिमम की जो डिस्टेंस है ना, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करती है, शेपर की साइज। ठीक है, हाँ एक सेकेंड, हमने कौन सी वाली देखी थी, ये वाली देखी थी, ये वाली। आप देखो वहीं से चल गई शायद ये। अब थोड़ा आराम से देखना, जितना समझ लिया है उन चीजों को सबको यहाँ पर। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, ऐसे ना बोल देना। हाँ हो रही है भाई, इतनी मेहनत हो गई अब तो। ठीक है, अब थोड़ा आराम से देखो, ध्यान दिया जा रहा है ना। देखो ये धीरे गया, ये एकदम तेज गया, पूरा पहुंच गया पीछे। ये धीरे गया, ये तेज गया। देखो ये धीरे गया, ये तेज गया। क्यों गया? क्योंकि नीचे एंगल बहुत कम में कवर करने। देखो यहाँ से पूरा दिख रहा हो, ये फास्ट, ये स्लो, ये फास्ट, ये स्लो। नीचे से ये फायदा हो गया ना, हमने तुरंत एक्सट्रीम पोजीशंस देख ली। ठीक है, और ये कंप्लीट। ऐसे समझ में आ गया अब? ठीक है, ये हमारा हो गया क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। कौन सा वाला? क्रैंक एंड स्लोटेड टाइप। इसे क्या बोलते हैं? क्रैंक एंड स्लोटेड। देखो दिख रहा है, क्रैंक एंड स्लोटेड टाइप। ठीक है, क्रैंक किया रहा है इसमें। ये क्या होती है इसमें? लगे हाथ बता देता हूँ, ये वाली चीज क्या होती है? ये होती है इसमें कनेक्टिंग रोड मानते हैं हम इसमें। ये वाली चीज कनेक्टिंग रोड है, ये वाली, ये जो ऐसे जा रही है ना, ये वाली, ये कनेक्टिंग रोड मानी जाती है जब हम टॉम पढ़ेंगे। जो छोटी वाली है वो क्रैंक थी। ठीक है, तो हम उसको अभी समझेंगे वहां पर, क्या बोलते हैं, सॉरी, टॉम में। ठीक है, उसको हम टॉम में देखेंगे। ठीक है, चलो अभी थैंक यू कैसे हो गया? अच्छा चलो, अब हम बात कर लेते हैं अपने। वो अभी 3:15 बजे आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली मैं नहीं हूँ। ठीक है, हाँ चलो भाई। हाँ अभी आपका 3:15 से है ना? ठीक है, 3:15 से है ना क्लास? हाँ, तो अभी तो 2:30 बज रहे हैं। अच्छा, वो इसमें थोड़ा टाइमिंग गड़बड़ चलता है। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। ये है हमारी टाइप्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द मैकेनिज्म यूज्ड फॉर गिविंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन। एक हमारे पास क्या हो गया? क्रैंक शिपर, क्रैंक एंड स्लोटेड बार शिपर। इसको अगर पूरा नाम लिखना चाहो तो क्रैंक एंड स्लोटेड बार शिपर। Crank and slotted lever mechanism is used to change rotary motion of the driving gear। और ड्राइविंग गियर कौन सा वाला था? बुल गियर, बड़ा वाला बुल गियर। ठीक है, उसमें एक साइड में ये लगा हुआ था जिसके थ्रू हमारी ये चल रही थी। ऐसे बुल गियर था पूरे में। बुल गियर में ये वाली चीज पर एक फिक्स जगह थी ना, क्रैंक वाला जो ग्रीन वाला पार्ट दिखा रखा था वीडियो में, तो वो चीज हमारी ऐसे चल रही है ना, बुल गियर में ऐसे चल रही है। ठीक है, उसी में हमारा स्लोटेड पार्ट आ रहा था। ठीक है, अब देखो मैंने आपको समझा दिया, वो चीजें माइंड में होनी चाहिए, है ना? ठीक है, चलो तो ये फिगर वही है, उसी के लिए, उसी मशीन के लिए है। अंदर होगा ऑब्वियस है, वो चीज मैकेनिज्म अंदर है, वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। ठीक है, दूसरी होती है इसमें, ये हो गया उसके रिटर्न मैकेनिज्म का ऐसा वाला फिगर, जैसे आप ये चीज देख सकते हो आराम से। ठीक है, कि ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो अल्फा बीटा मैंने वहां पर आपको समझाई दी है, वो चीजें आप याद रख सकते हैं। उनकी वैल्यूज आप ऐसे याद रख सकते हैं इस चीज से। अल्फा बीटा के हिसाब से ये अल्फा है, देख रहे हो, ये अल्फा है, ये क्या है? बीटा है। P1 से P2 जा रहा है, तो P1 P2 क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 ऑफ AP। AP हमारे पास क्या हो गया? स्ट्रोक लेंथ। वेरी गुड। ये जो हमारे पास है टोटल क्या हो गया हमारे पास? ये स्ट्रोक लेंथ ऐसे जाके, ये सॉरी ये मैक्सिमम है, मैंने आगे बना दिया, सॉरी। ये क्या होगा? ये मैक्सिमम कंडीशन है ना इसकी, तो ये कहाँ तक जाएगा? वापस बैक साइड मान लीजिए यहाँ तक। तो ये चीज़ कहाँ पहुँच गई? यहाँ पे। तो ये चीज़ जब यहाँ पर पहुँचेगी तो ये चीज़ ऐसे दिखेगी। तो ये क्या है? ये जो इसकी स्ट्रोक लेंथ आ रही है वो इसके लिए कहाँ तक होगी? यहाँ तक होगी, है कि नहीं? जो यहाँ कवर करेगा वो मैक्सिमम वही कवर कर रहा होगा यहाँ का पार्ट। समझ में आ रहा है या नहीं? जितना ये यहाँ मैक्सिमम जाएगा, जितना यहाँ मिनिमम जाएगा, उसी मैक्सिमम जाएगा, उसी के हिसाब से तो यहाँ पर भी जो आपका टूल है वो मैक्सिमम जा रहा होगा और इस साइड में मैक्सिमम जा रहा होगा। ये सुनो, बात क्लियर है? इसको पूरे को पार करता हुआ नहीं जाएगा। स्लोटेड जो क्रैंक, ये यहाँ पर रैम जो लगा रखी है, रैम तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक पहुंचेगी ना, रैम तो उसके आगे लगी हुई है ना भाई, है ना? रैम तो उसके आगे लगी हुई है। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? ठीक, गुड। ठीक है, ये आपको वर्डिंग मिल गई है। ठीक है, अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है इस चीज को, एकदम क्लियर हो गया ना? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में क्या है, वर्डिंग आप देख सकते हो। ठीक है, रैम ड्राइव इसमें क्या है? वही मैकेनिज्म है। कौन सी वाली? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ठीक है, फीड मैकेनिज्म आपकी क्या है? फीड मैकेनिज्म होती है क्रॉस स्लाइड से रिलेटेड। फीड मैकेनिज्म में क्या आप क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बोलोगे उसे? नहीं। फीड मैकेनिज्म कौन सी है? फीड मैकेनिज्म तो क्रॉस स्लाइड वाली है ना,
नहीं भूल गए, फीड कहाँ हो रही है, जॉब पे हो रही है ना, क्रॉस स्लाइड। फीड मैकेनिज्म आपकी उसमें क्यों आएगी रैम में, वो क्रॉस स्लाइड में आएगी। क्रॉस स्लाइड में हमारी जो फीड मैकेनिज्म यूज हो जाता है वो यूज हो जाता है रचेट एंड पॉल मैकेनिज्म। रचेट एंड पॉल मैकेनिज्म, रचेट एंड पॉल मैकेनिज्म क्या है, आपने फीड में देखा होगा, फीड में क्या था, ऐसे आया, इंटरमिटेंट होना चाहिए, ऐसे फिर रुक गया, फिर आगे की तरफ चला, फिर रुक गया, फिर आगे की तरफ चला, फिर रुक गया। ये चीज आपके उसमें भी थी जेनेवा में, याद करो, ये चीज जेनेवा में भी थी। तो आप यहाँ जेनेवा यूज नहीं करते हो, आप यहाँ क्या यूज करते हो, रचेट एंड पॉल मैकेनिज्म, जो कि आपको आंसर याद रखना है ऑटोमेटिक लेथ में भी। ऑटोमेटिक लेथ में भी आपका रचेट एंड पॉल यूज करना है आपको इंडेक्सिंग के लिए, जबकि शेपर में भी आपकी क्रॉस फीड के लिए रचेट एंड पॉल यूज करना है। ठीक है, मैं आपको रचेट एंड पॉल का थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूँ। ये चीज समझ में आ गई, यही वर्डिंग यहाँ लिखी हुई है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप इन चीज को बिल्कुल टैली कर सकते हो उन चीजों से ना। ठीक है, तो यार अब थोड़ा सा सही लग रहा है, अब उम्मीद है अब ठीक समझ में आ रहा है, अब चीजें बैठ रही हैं ना। बस वही चीज मेरे माइंड में चलता रहता है, मैं आपको कितना समझाऊं, जब वीडियो में नहीं दिखा पा रहा था तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी उस टाइम ना। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ये अब जो है, अभी मैंने एक चीज छोड़ दी, अभी विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म छोड़ दिया, अभी जस्ट उसको भी समझा दूंगा, बट इसको लगे हाथ अभी कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये जो चीज है ये हमारी कहाँ गई भाई, कहाँ गई, रचेट मैकेनिज्म, ये रही है ना। इसको देख लो, देखो ध्यान से देखना, ये पूरा सर्कल घूम रहा है, ये पूरा सर्कल घूम रहा है। यहाँ देखना ये क्या हो रहा है, ये ऐसे गया, ऐसे घुमाया, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये इंटरमीडिएट, ये घुमा दिया, ये इंटरमीडिएट हो गया, फिर ये पूरा घुमा, ये इंटरमीडिएट। ठीक है, ये वाली चीज सिर्फ इससे रिलेट कर रही है, जिससे कि एक ही चीज से फंसे, एक चीज से आगे फंसे, यहाँ पर ना फंसे। नहीं तो अगर इसके साथ में फंस जाएगा तो फिर क्या करेगा, बैक साइड चला जाएगा। ठीक है, तो बैक साइड नहीं जाने देना। समझ में आ गया ये क्या है, जेनेवा आ गया था माइंड में। जेनेवा कैसे था, उसमें ग्रूव थे उस तरह के, है ना, याद होगा। जबकि इसमें क्या है, इसमें एक तरह का गियर लगा हुआ है। ठीक है, इसे बोलते थे रचेट एंड पॉल मैकेनिज्म। ठीक है, ये वाली चीज हमारी किसी एक ऑटोमेटिक शाफ्ट से कनेक्ट हो गई, ऑटोमेटिक शाफ्ट से, कि आपने जो आपने इसको दिया, बुल गियर से कनेक्ट कर लो या फिर दूसरी चीज से, डायरेक्टली बुल गियर से नहीं, क्योंकि ये आपकी फीड मैकेनिज्म आपकी बुल गियर से नहीं चल रही है। हाँ, वो चीज आपकी बराबर आप उस चीज को दोगे। ऐसे नहीं है कि बुल गियर में ही डायरेक्टली अटैच होगा। अगर बुल गियर में डायरेक्टली अटैच होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, कि बुल गियर अपनी स्पीड से चल रहा है वो। ठीक है, बुल गियर अपनी स्पीड से चल रहा है, ये आपकी अलग मैकेनिज्म लगी हुई है जो कि इससे चल रही है। हाँ, तो ये जो है रोटेशन जो है ना, उसके हिसाब से फीड दी जाएगी इसे, डायरेक्टली इसे बुल गियर से अटैच नहीं करना है, उसके हिसाब से इसे फीड दी जाएगी जितना उसे जा रहा है वहां पर, जिससे कि ये क्या हो, ये उतना ही आगे जाए, ये उतना ही आगे जाए जितने में ये थोड़ा सा आगे गया, कितना आगे गया, जिससे कि इसके क्रॉस स्लाइड हो, ये ऐसे आगे जाएगा, क्रॉस स्लाइड होगी, क्योंकि हेलिकल उस पे थ्रेड के ऊपर बना हुआ है हमारा क्रॉस फीड। तो क्रॉस फीड जैसे ये थोड़ा सा आगे गया, ये थोड़ा सा आगे हो गया। ये कितना आगे होगा, ये किसके ऊपर फीड पर डिपेंड कर रहा है, जितना आपने ये जो स्ट्रोक दिया था, ये टाइम गया, वापस आया, ये टाइम हुआ ना, इस टाइम के कोरस्पॉन्डिंग ही इसकी एक फीड आनी चाहिए। बट वो जो फीड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो जो फीड है वो इस वाली रोटेशन पर डिपेंड कर रही है, कि आपने यहाँ का रोटेशन कितनी जल्दी दे रखा है ना। अगर यहाँ का रोटेशन ज्यादा है तो उसके हिसाब से क्या होगा, क्रॉस फीड हमारी ज्यादा आएगी। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को हम उससे रिलेट नहीं करके अलग मान रहे। ठीक है, चलो, तो ये चीज हो गई हमारी क्रॉस फीड। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्रॉस फीड। ठीक है, अब बची है इसमें विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, बट शेपर जस्ट अब कंप्लीट होने वाला है। फीड मैकेनिज्म हो गया। अब इसमें दूसरा वाला क्या है, दूसरा होता है हमारा, एक सेकंड बस लीजिए, दूसरा वाला पार्ट होता है ये गियर्ड शेपर। गियर्ड शेपर में हम कौन से यूज करते हैं, रैक एंड पिनियन गियर शेपर हैव ए रिवर्सिबल इलेक्ट्रिक मोटर और मैकेनिकल मैकेनिज्म व्हिच क्विकली रिटर्न्स द रैम इन रेडीनेस ऑफ अनदर कट फॉर अनदर कट। इसका मतलब क्या है, ये जो चीज है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म वाला, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगा होता। किसमें, गियर्ड शेपर में। इसमें सिर्फ और सिर्फ गियर होते हैं, इसमें कोई स्लोटर या फिर विटवर्थ नहीं काम कर रहा है। इसमें क्या है, गियर है। और गियर में कौन सी चीजें, एक बार गियर कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज, एक बार कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों चल गया, क्योंकि एक मोटर है क्लॉकवाइज लेके जाने के लिए, दूसरी मोटर क्या कर रही है, उसे रिवर्स लेके जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। लाइक कि एक इसके लिए एक मोटर काम कर रही है जो कि उसे आगे लेके जा रही है, जबकि जस्ट तुरंत दोबारा उसे रिवर्स करने के लिए
तेज स्पीड से तुरंत दूसरी वाली, ठीक है। और ये पूरा उससे चलेगा आपके, और 1 और 0 पल्स से, ये कभी भी ऐसे नहीं चलेगा। गियर्ड शेपर आपका हमेशा पल्स से चलेगा। आपके हाथ से उसे हमेशा ये बोलोगे कि नहीं अब ऑन हो जा, वो हो जा, नहीं, ये 1-0 पल्स के हिसाब से चलता है ना। तो यहाँ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर गियर्स लगे हुए हैं और गियर्स के साथ में रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। बुल गियर लगा लो, बट ये वाली जो चीज है ये क्विक रिटर्न मोशन से नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पर कोई स्लोटेड बार नहीं लगी हुई, ना ही विटवर्थ लगी हुई अंदर, यहाँ सिर्फ और सिर्फ गियर है, समझ रहे हो। इसमें स्लोटेड है ही नहीं, स्लोटेड बार इसमें है ही नहीं। बात एकदम क्लियर है ना, ये चीज वो है ही नहीं ना, इसीलिए तो इसको अलग कैटेगरी में डाला है गियर्ड शेपर में। ये चीज वो है ही नहीं। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। हमारे लिए जनरली यूज होती है वो कौन सी है, पहली वाली, क्रैंक स्लोटेड विटवर्थ, ठीक है, यही वाली क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में यूज किया जाता है। और जनरली इसमें यूज किया जाता है, ये भी याद रखना, वैसे ऐसा क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये दोनों ही यूज हो जाता है इसमें, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, कैसा कि अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ शेपर के लिए पूछा गया और उसमें दोनों ऑप्शन दे दिए, कौन कौन से, शेपर के लिए दोनों ऑप्शन कौन कौन से, विटवर्थ वी एंड क्रैंक स्लोटेड वी, तो हमेशा इसमें आंसर लगा के आओगे क्रैंक स्लोटेड, अगर दोनों ऑप्शन, याद रखना। जबकि स्लोटर के लिए अगर ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो हमेशा लगाना विटवर्थ, जबकि स्लोटर में भी दोनों यूज हो जाते हैं, ठीक है, हमेशा लगाना विटवर्थ रिटर्न मैकेनिज्म। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। जबकि रियल में इसके लिए भी दोनों यूज हो जाते हैं और शेपर के लिए भी दोनों यूज हो जाते हैं, विटवर्थ भी और क्विक रिटर्न भी, एक साथ नहीं भाई, मतलब अलग अलग, ठीक है। एक साथ करने की जरूरत क्या है जब एक ही काम एक कर रहे हैं तो, ठीक है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने। अगर दोनों ऑप्शन आपको क्वेश्चन में मिल रहे हैं तो शेपर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है और शेपर के लिए पूछना है तो क्रैंक स्लोटेड पे टिक करके आना, जबकि स्लोटर के लिए अगर दिया हुआ है तो विटवर्थ पे क्लिक करके आना, ठीक है, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर वहां पर ये कहोगे कि सर दोनों ही थे, तो फिर आंसर कौन सा सही करें, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी हाइड्रोलिक शेपर। अभी मैंने विटवर्थ नहीं समझाई है बस, अब हाइड्रोलिक शेपर, क्योंकि आपको मैं 2:45 बजे छोड़ दूंगा, 2:15 तक आप अपना आराम से बैठ जाने में जाके, है ना। हाँ, ये 3 बजे छोड़ो, 3 बजे से बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर 15 मिनट में आपको आराम से बैठना भी तो होगा वहाँ पर, ठीक है। आराम से जाना पड़ता है, फिर बाद में फिर आपको शायद सीट ना मिले, ठीक है, फिर वो सारी चीज़ें, अच्छा ठीक है, फिक्स हो रखी है, ठीक है, अच्छा तो फिर तो बढ़िया है, फिर तो 3 बजे हम आराम से छोड़ सकते हो, ठीक है। हाँ बोलो। प्लेनर स्लोटर इसके जस्ट आगे है, ठीक है, बट वो कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर 3 बजे तक कर सकते हो तो 3 बजे तक हम करते हैं, जितना मैक्सिमम खींचता है, ठीक है। चलो भाई, हाइड्रोलिक शेपर की थोड़ी कहानी सुन लेना। अच्छा पहले एक बात बताओ, शेपर की सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती जा रही हैं। शेपर की कटिंग कैसी है, ठीक है, शेपर की कटिंग कैसी है, शेपर किधर की कौन सी एज से कट कर रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, साइड एज से कट कर रहा है, कौन सी वाली फीड जा रही है, वो भी क्लियर हो गया। ये शेपर में क्या चल रहा है, शेपर में जॉब क्या है, छोटी है, जॉब बहुत बड़ी नहीं है, जॉब छोटी है। टूल हमारा क्या कर सकता है, रैम की हेल्प से इधर उधर रेसिप्रोकेट कर सकता है। टूल क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट, ठीक है। जबकि जॉब क्या कर रहे हो आप, फीड दे रहे हो, क्रॉस स्लाइड से आप फीड दे रहे हो। एकदम ये चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक, गुड। इस क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में हमने क्या यूज कर लिया है, अभी क्रैंक एंड स्लोटेड को समझ लिया है। अब ये दूसरा पार्ट था इसका, एक क्रैंक एंड स्लोटेड हो गया, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, दूसरा हो गया गियर्ड शेपर, टाइप ऑफ द मैकेनिज्म चल रहा है ना, दूसरा हो गया गियर्ड शेपर, तीसरा है हाइड्रोलिक शेपर। इनमें अब वो नहीं चल रहा, समझ रहे हो, इनमें अब स्लोटेड बार वाली चीजें नहीं चल रही, स्लोटेड बार ये सारी चीजें नहीं चल रही, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म नहीं है इन चीजों में, नहीं समझ में आ रही है, इन चीजों में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म नहीं है। कितनी बार बोलूं, एकदम क्लियर है ना माइंड में, ठीक है। इन चीजों में जो मैं दूसरे टाइप बोले, एक तो गियर्ड शेपर बोला, एक हाइड्रोलिक शेपर, इनमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म नहीं है। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म नहीं है, फिर भी हमें चाहिए, हमें तो चाहिए ना, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म तो चाहिए ना हमें, बट इन चाहने में हम यहाँ पर स्लोटेड बार नहीं दिखाएंगे, जो अभी एनिमेशन दिखाया था वो स्लोटेड बार से नहीं हो रहा है, उस बुल गियर के हिसाब से नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे पहले गियर शेपर में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक मोटर से, एक इलेक्ट्रिक मोटर सीधी चला रही है, एक इलेक्ट्रिक मोटर उल्टी चला रही है, बात क्लियर है। जबकि इसमें क्या है, हाइड्रोलिक में है ये फिगर, यहाँ समझो, हाइड्रोलिक में क्या हो रहा है, वाटर को हमने यहाँ पंप किया, यहाँ वाटर है, मतलब ये जो भी फ्लूइड है, जिससे भी हमें ज्यादा हद से हद प्रेशर मिल सके, हमने वो फ्लूइड लिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर हमने इसे क्या किया, पंप किया, पंप करने के बाद ये चीज ऐसी आपको दिख रही है, ऐसे जा रही है, पानी इसमें जा रहा है ना, ये चीज दिख रही है,
ये चीज अगर ऐसे दिख रही है आपको तो जरा ध्यान देना, ये पार्ट इस साइड भाग रहा है ना, ये पार्ट इस साइड भाग रहा है, इसके साथ में ये मैकेनिज्म लगी हुई, जरा इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर एक बार विजुअलाइज हो गई तो बहुत ईजी हो जाएगी। ये नाम इंपॉर्टेंट होते हैं। हाइड्रोलिक शेपर का फायदा क्या है, बस ये आएगा एग्जाम में, हाइड्रोलिक शेपर का फायदा क्या है, वो फायदे रटने ना पड़े इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? थोड़ा सा कोशिश करना, ज्यादा टफ नहीं करना, ज्यादा टफ नहीं करवा रहा हूँ, नॉर्मली समझा रहा हूँ, नॉर्मली बस इस फिगर से सीधा। हाइड्रोलिक शेपर में क्या हो रहा है, पंप आपने यहाँ से पानी को किया, पानी यहाँ लिक्विड में भरा, ये इनलेट है, जबकि ये क्या है, सिलेंडर दिख रहा है ना, सिलेंडर, ये सिलेंडर दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। जब ये पानी इसमें भरा तो ये जो पिस्टन था ये वाला, ये पिस्टन अभी कहाँ है, ये पिस्टन हमने आपको यहाँ से ऐसे आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं उसे, ठीक है। पानी जैसे ही ये वाला वाल्व खुलेगा पानी ऊपर जाना शुरू करेगा, ये धक्का ऐसे दे रहे हैं, जब ये धक्का ऐसे देंगे तो ये वाला पार्ट कहाँ पहुंचेगा, धीरे धीरे आगे आगे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, ये इसके साथ में आगे जा रहा है। यहाँ एक मैकेनिज्म लगी हुई है ऐसे, यहाँ पर इसे हिंज किया हुआ है, अगर इसे आगे लेके जाओगे तो ये क्या करेगा, ऊपर वाला पार्ट पीछे आएगा। समझ में आ रहा है? ये चीज अगर ऐसे है और यहाँ पर मैं हिंज कर दूं तो इसे मैं आगे लेके जाऊंगा तो यहाँ हिंज है, पीछे आएगा ना ये वाला पार्ट, बस यही काम यहाँ करना है, ठीक है। ये जब चीज आगे जा रही है तो ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, पीछे जा रहा है, मतलब ये रैम को किधर की ओर लेके जा रहा है, पीछे। एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये वाला जो वाटर है, जैसे ही वॉल्व यहाँ पर ओपन हुआ ये वाटर कहाँ पहुंचा, ऊपर। ये वाटर क्या लगाएगा इस पर, फोर्स, कैसे, इस वाले पिस्टन पर फोर्स कैसे लगाया है, ऐसे, तो इस पिस्टन को आगे लेके जाएगा तो टूल क्या होगा, आगे भागेगा। एकदम क्लियर है यहाँ तक? टूल क्या हो रहा है, आगे भाग रहा है ना, टूल आगे भाग रहा है, इस चीज को भूलना मत अभी। टूल क्या हो रहा है, इस वाटर की हेल्प से या लिक्विड की हेल्प से आगे भाग रहा है, बट इसे वापस भी तो लेके आना है, वापस कैसे आएगा। जैसे जैसे आपने इस चीज को आगे की तरफ किया तो ये जो मैकेनिज्म है, ये वाली मैकेनिज्म कहाँ पहुंच गई, मैक्सिमम कंडीशन में यहाँ पहुंच गई, मैक्सिमम कंडीशन में। जब ये मैक्सिमम कंडीशन में यहाँ पहुंची, इस मैक्सिमम कंडीशन के बाद, तो अब क्या होगा, ये यहाँ फंस गई ना। अब ये जब वापस आएगी, तो अब ये जो कंडीशन है ये यहाँ पहुंच गई होगी, इसके लिए, समझ रहे हो, इसके लिए यहाँ पहुंच गई होगी। यहाँ पर नीचे वाला वाल्व क्या हो गया, ओपन। जब ये नीचे वाला वाल्व ओपन हो गया तो यहाँ से पानी क्या करेगा, नीचे जाएगा, तो ऑब्वियसली ये वाली चीज अब आराम से इस साइड आ सकती है। और ये आएगी, क्यों आएगी, जरा देखना, ये मैक्सिमम यहाँ पर है, जब ये मैक्सिमम यहाँ पर पहुंचेगी, ये चीज तो इसको आगे लेके जा रही थी ना, ये मैक्सिमम यहाँ पर पहुंची, ये यहाँ पहुंच गई, ऐसे हो गया। ये चीज समझ में आ रही है, ये जो डॉटेड दिख रहा है, ये चीज यहाँ पहुंच गई। जैसे ये यहाँ पहुंची, पानी तो यहाँ से निकलना शुरू हो गया। अब जब ये चीज यहाँ पहुंच गई है और ये चीज यहाँ पहुंच गई है तो क्या होगा, ये चीज आगे जा रही थी, बट क्या ये अब और आगे जा पाएगी, क्योंकि ये जब इससे आगे लेके जाने की कोशिश करेगा तो ये तो फंसा पड़ा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जस्ट पीछे की तरफ आना शुरू करेगा। जैसे ये पीछे की तरफ आना शुरू करेगा, ये पानी अब ऐसे जाएगा, समझ रहे हो। जैसे ये पानी इस साइड जाएगा, जैसे ये लिक्विड अब इस साइड जाएगा तो क्या होगा, यहाँ वाला लिक्विड जब इस साइड जाएगा तो क्या होगा, जो इसके अंदर लिक्विड फंसा हुआ था वो लिक्विड यहाँ से एक प्लंजर और लगा हुआ है यहाँ पर, ये लिक्विड जब ऐसे जाएगा तो क्या होगा, ये लिक्विड ऐसे जाएगा तो पानी किस में भरेगा, अब ऊपर। पानी किस में भरेगा, अब ऊपर। ये वाले डायग्राम को मत देखो, ये डायग्राम तब था जब ये चीज यहाँ पर ऊपर चढ़ रही थी। जैसे ये पानी ऊपर भरा तो क्या होगा, ये वाला जो पिस्टन है अब इसके पीछे से फोर्स लग रहा है। बात क्लियर है? और ये पानी कहां से चला गया, इस वाली जगह से, क्योंकि ये तो ओपन हो चुका है ना, ठीक है। तो जस्ट यहां से जो पानी गया, उसने क्या किया, उसने फ्लूइड ने क्या किया, इसे आगे की तरफ धक्का दिया, तो ये चीज क्या करेगी, अब आगे की तरफ जाएगी। बात एकदम थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है, बहुत डेप्थ में नहीं समझना है, बस चीजों को थोड़ा समझना है कि इनका फ्लो किस तरह से हो रहा है और किसकी हेल्प से हो रहा है, इसकी हेल्प से हो रहा है। क्लियर है ना? आपको ये चीज 60% समझ में आ गई, 60, 40, 0 तो मत कहो, कुछ तो क्लियर हो गया होगा। कंफ्यूज होना ऑब्वियस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कंफ्यूज होना ऑब्वियस है, क्योंकि ये क्या है आपका, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप है। रेसिप्रोकेटिंग पंप वो भी कौन सा वाला, 2 साइडेड, सिंगल साइडेड नहीं है, ये 2 साइडेड है। इसमें अगर वाटर इधर से भी आ गया ना, इधर से भी, तो भी आगे जा रहा है, और वाटर अगर यहां से इधर से आ गया तो ये इस साइड जा रहा है, और ये इस साइड से आएगा तो ये इस साइड जाएगा। ये दोनों चीजें हैं। पंप मोटर नहीं है कुछ भी यहाँ, अरे यार वाटर मतलब लिक्विड, ठीक है। हाँ
बट क्या, सोचो सोचो जल्दी से सोचो, बट कैसे कर रहा है वही चीज़ तो यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट इस चीज़ को आपको 100% नहीं समझना, आपको बस थोड़ा सेंस लेके चलना है कि जिस टाइम पर पंप लगाया उस टाइम पर वाटर कहाँ चढ़ा, उस टाइम पर वाटर कहाँ चढ़ा उस टाइम पर वाटर कहाँ चढ़ा, ऐसे चढ़ा ना। ये चीज़ यहाँ दिख रही है विश्वजीत जी, ये इतना क्लियर हो रहा है। पानी यहाँ, ये वॉल्व है ना, वॉल्व समझते हो ना, ये वॉल्व है। एक पिस्टन ये रहा, एक पिस्टन ये रहा, एक पिस्टन ये रहा, तीन पिस्टन है, ठीक है, तीन पिस्टन है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ये पिस्टन की कंडीशन है कि जिस टाइम पर ये चीज आगे जा रही है तो ऑब्वियस ये भी आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है तो ये यहाँ पर इस चीज को बंद कर रहा है, यहाँ से पानी वापस नहीं आएगा, ये यहाँ पर बंद कर रखा है, ठीक है। यहाँ से जितना भी पानी बचा हुआ था, जब ये चीज यहाँ पहुंचेगी तो जितना भी पानी बचा हुआ है वो कैसे आएगा, वो ऐसे वापस चला जाएगा। एकदम क्लियर है। तीन रास्ते हैं यहाँ, एक रास्ता बंद होगा, दूसरी जगह से रास्ते खुल जाएंगे, वहां से पानी नीचे आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, कहाँ पर, हाँ ठीक है। देखो क्या होता है कि जिस टाइम पर आपने ये वाली चीज सिर्फ अकेला ये ले रखा है, सॉरी इसको अकेला ले रखा है, पानी तो हमारा इधर की तरफ भी जा सकता है ना। पानी इस साइड क्यों नहीं गया, क्योंकि पिस्टन लगा हुआ है ना यहाँ पर, ये पोजीशन यहाँ पहुंच चुकी है उसकी। अगर ये चीज यहाँ नहीं होता तो पानी तो इस साइड से भी जा सकता था, आपको तो यहाँ से पानी भेजना है ना, जिससे कि फॉरवर्ड मोशन करे। क्लियर है? नहीं, इसकी वीडियो नहीं है ना, इतना काफी है, समझ में आ गया। बस मुझे क्या समझाना था, मुझे आपको यहाँ पर ये समझाना है कि ये जो मोशन है ये हाइड्रोलिक की हेल्प से, बस इतना हमें सोचना है ना। गियर नहीं है इसमें क्या है, गियर नहीं है, इसमें स्लोटेड बार नहीं है, इसमें सिर्फ हाइड्रोलिक है। सुन लिया करो, बातें मत किया करो। चलो अब एक काम करो, एक सिंपल सोचना, सबको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया, सबको थोड़ा थोड़ा। अब आप इधर देखना, इधर उधर मत देखना, ठीक है, इधर देखना। अब थोड़ा ध्यान दो, फोकस ऐसे नहीं होता, माइंड का फोकस होना चाहिए, आंखों का नहीं, ठीक है। ध्यान से देखो, आपने पानी को ऐसे पंप किया, गया है यहाँ पर, इसके पीछे पिस्टन लगा हुआ है, पानी इस साइड नहीं भाग सकता। पानी कहाँ गया, ये रहा। अरे ये वाला पिस्टन का फिगर है इस जगह, इसका ये कंडीशन, ठीक है। हाँ, जिस टाइम पर ये चीज है उस टाइम पर ये चीज यहाँ है, ये है सिलेंडर, तो ये सिलेंडर में ऐसे गया पानी, रास्ता ये मिला, ये पोजीशन यहाँ पर है, पानी कहाँ जाएगा, गया। बस ये ध्यान से देख लो, बस थोड़ा सा आ गया, पानी इधर आ रहा है, क्या करेगा, इसे आगे की तरफ धक्का देगा। इसके बारे में सोचना ही छोड़ दो आप, ठीक है। ये आगे की तरफ धक्का देगा, ठीक है। जब ये आगे की तरफ धक्का देगा तो क्या होगा, और दूसरी बात और, इसके अंदर जो पानी भरेगा, अभी भरेगा पानी, इसके अंदर जो पानी भरेगा वो इस टाइम पर क्या होगा, इस टाइम पर वो पानी निकल जाएगा। देखो ना, जब ये वाली चीज है तभी हो रहा है, ये भी ये वाला पानी जो इसके अंदर है। अब आप एक चीज और सोचो आदित्य जी कि पानी इसमें दोनों साइड है, सिर्फ पानी इस साइड नहीं है, पानी इसमें इस साइड भी है, ठीक है। पानी इसमें इस साइड भी है, आपको ये भी सोच के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जरा ये चीज देखना है यहाँ पर कि ये जो चीज है उसके सेंस में क्या हुआ, पानी अब यहाँ से निकलना शुरू हो गया। अब ये वाला जो कंडीशन है उस कंडीशन में क्या होगा कि अब जो ये वाला पानी है, जब ये पिस्टन हमारा इस साइड पहुंच गया तो पानी का जो वे है वो किधर से निकल के आएगा, इधर से, ठीक है। ये किसके सेंस में है, ये है टू साइडेड सिलेंडर, टू साइडेड सिलेंडर। और अगर वन साइडेड सिलेंडर है तो पानी हमेशा इधर से ही जाएगा और इधर से निकलेगा, अगर वन साइडेड है तो, ठीक है। और टू साइडेड है तो ऐसे ऐसे जाएगा। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा, ठीक है। अरे वो इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि एक बार रैम को इधर लेके जाना है, एक बार रैम को इधर लेके जाना है। ये पानी की हेल्प से रैम का रिटर्न मोशन और कटिंग मोशन करवाना है। इतना क्लियर है? ठीक है, नहीं ठीक है। इसका क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो अभी ये चीज समझ में आ गई कि ये है हाइड्रोलिक से रिलेटेड। यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो प्रेशर है, हर जगह प्रेशर मेंटेन ही तो चलेगा, ऐसा तो नहीं है एक जगह प्रेशर कम एक जगह प्रेशर ज्यादा। छोड़ो अब उस चीज को, इतना परेशान मत हो। ये जो है, अब थोड़ी वर्डिंग सुनो। हाइड्रोलिक शेपर में क्या ये चीज है कि एक चीज जल्दी गई एक चीज धीरे आई? ऐसा कभी हो सकता है? क्यों?
क्योंकि हर तरफ से पानी का प्रेशर तो सेम है ना, पानी का प्रेशर जितना रहेगा वो सेम रहेगा, पानी की क्वांटिटी चाहे इतनी हो चाहे इतनी हो, प्रेशर हमेशा क्या होगा, सेम ऑन द हॉरिजॉन्टल लेवल ऑन द पंप। पंप से आपने उस पानी को जितना प्रेशराइज कर दिया वो सेम रहने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से भी सेम प्रेशर, जब ये वापस जाएगा तो भी क्या है, सेम। सेम का मतलब क्या हुआ, आपका जो प्रेशराइजेशन है वो क्या है, हाइड्रोलिक शेपर में सेम हो रहा है, सेम हो रहा है। ठीक है, अगर वो सेम हो रहा है तो यहाँ पर, यहाँ जो हम लेके चल रहे हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, उसमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म उस शेप के हिसाब से हाइड्रोलिक मशीन में नहीं चलती जैसे कि आपकी क्रैंक एंड स्लोटेड चलती है। क्लियर है? तो इसमें कैसा होता है, इसमें मोशन होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। ठीक है, बात क्लियर है? क्विक नहीं, इसमें यूनिफॉर्म मोशन का सेंस रहता है। ठीक है, हाइड्रोलिक। ठीक है, एडवांटेजेस हैं, एक नंबर आगे, अच्छी बात है। ठीक है, ये इसका 2D वाला फिगर फिर से यहाँ पर है, ये देखो, ये हैं एडवांटेजेस जो कि क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये हैं वो जो आप पूछना चाह रहे थे। द कटिंग स्पीड इज कांस्टेंट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द स्ट्रोक, अनलाइक द अदर शेपर्स वेयर द स्पीड चेंजेस कंटिन्यूअसली। ठीक है, power available remains constant throughout, hence it is possible to utilize the full cutting capacity of the tool, क्योंकि आप हमेशा उसमें पावर जो है ना मेंटेन रख के चल रहा है ना, हमेशा प्रेशराइज हो रहा है ना, और प्रेशराइज किसके हेल्प से हो रहा है, पंप की हेल्प से। और हाइड्रोलिक फोर्सेस क्या होती है, हमेशा आपकी जो ये वाली फोर्सेस होती है ना, जो सरफेस ऐसी वाली फोर्सेस जो आप अलग से लगा रहे हो, एक बॉडी से लगा रहे हो, उसके कंपेरिजन में हमेशा हाइड्रोलिक फोर्सेस कैसी होती हैं, यूनिफॉर्म होती है। हाइड्रोलिक फोर्सेस हमेशा यूनिफॉर्म होंगी। आप सोच रहे हो मेरी बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर किसी चीज में आपने हाइड्रोलिक से उसको पंप करवा रहे हो, मतलब हाइड्रोलिक से एक पिस्टन चलवाना चाह रहे हो और एक हाथ से चलवाना चाहोगे, हाथ से पकड़ो पिस्टन को चलाओ, तो समझो जरा ये कम ज्यादा हो जाएगा, इसमें इंटरमिटेंट प्रोसेस आएगा जब हाथ से चलाओगे। बट जब हाइड्रोलिक से चलाओगे तो कैसा चलेगा, यूनिफॉर्म, उसमें पावर भी कैसी होगी, यूनिफॉर्म, है ना, स्मूथ रहेगा एकदम। ठीक है, नहीं यूनिफॉर्म रहेगा, बट इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो है, इसमें मेटल से चीजें जा रही हैं, तो पावर जो है ना, पावर एक बार ज्यादा मिलेगी थोड़ी और एक बार कम मिलेगी थोड़ी। पावर का जो सेंस है, जैसे लास्ट में होता है ना, लास्ट में पावर थोड़ी कम मिलेगी, लास्ट में जिस टाइम पर वो क्रैंक स्लोटेड यहाँ पर जा रहा होगा ना, पावर थोड़ी कम मिलेगी क्योंकि वेलोसिटी कम होती जा रही है उसकी। जबकि इसमें क्या है, इसमें हमारे पास पावर हमेशा सेम है क्योंकि प्रेशर हमेशा सेम चल रहा है। तो पावर जो पीछे से लग रही है ना, उस पिस्टन के पीछे जो टूल को पावर मिल रही है, वो पावर हमेशा हाइड्रोलिक में सेम रहने वाली है। ठीक है, तो ये भी चीज हमारे लिए क्या होती है, सही। ठीक है, द रैम स्ट्रोक रिवर्स क्विकली विदाउट एनी शॉक एज द ऑयल ऑन आइदर साइड ऑफ द पिस्टन प्रोवाइड्स ए क्यूशनिंग। क्यों? क्योंकि देखो आप सोचो, जिस टाइम पे रिटर्न स्ट्रोक हो रहा है या जिस टाइम पर फॉरवर्ड स्ट्रोक हो रहा था, दोनों साइडों से क्या है, आपके पास एक तरह से वाटर भरा हुआ है ना, वाटर भरा हुआ है, तो क्या हो, जब रिटर्न स्ट्रोक होगा तो भी वाटर भरा हुआ है पीछे की साइड में, भले से वो वाटर क्या हो रहा है, वहां से लेफ्ट आउट करेगा, बट है तो भी वाटर ना, तो एकदम जर्क नहीं लगेगा ना, एक क्वेश्चनिंग की तरह, मतलब एक तकिए की तरह काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो जो जर्क है ना रिटर्न स्ट्रोक में, भाई ऐसे आया फिर रिटर्न हुआ फिर ऐसे जा रहा है, तो क्या है, एक क्वेश्चनिंग, एक वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग चीज रखी हुई है उसके अंदर, वो है लिक्विड, है ना। हाँ, QRR जो होगा, रिटर्न स्ट्रोक होगा इसमें, हाँ रिटर्न स्ट्रोक होगा, क्विक होगा, इतना ज्यादा क्विक नहीं रहेगा इसमें, जो सेंस हमारा रहेगा, क्योंकि इसमें विटवर्थ नहीं है। ठीक है, रिवर्सेस क्विकली, बट इतना ज्यादा क्विक नहीं है जितना हमारा विटवर्थ में चलता है, क्योंकि यहाँ पर वो मैकेनिज्म नहीं यूज किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना इस चीज को, पास्कल लॉ चलेगा, पास्कल लॉ चलेगा। ठीक है, एकदम क्लियर है। ठीक है, बट ये कैसा रहेगा, ये जो इसमें रिटर्न स्ट्रोक है, वो जो रिटर्न स्ट्रोक है उसमें हमारे जर्क नहीं लगेंगे, जैसे उसमें जर्क लगते हैं ना, ठीक है, उसमें जर्क नहीं लगेंगे, चाहे रिटर्न हो चाहे फॉरवर्ड हो, जर्क नहीं लगेंगे। ठीक है, उसके बाद द रेंज एंड नंबर कटिंग स्पीड्स पॉसिबल्स आर रिलेटिवली लार्ज एंड कंट्रोल इज सिंपल। ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा। मोर स्ट्रोक पर मिनट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंज्यूमिंग लेस टाइम फॉर द कटिंग एंड रिटर्न स्ट्रोक इन ए गिवन कटिंग स्पीड। ठीक है, ये दो चीजें आप याद रख सकते हैं उस सेंस में जो उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, बात एकदम क्लियर है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। ये हाइड्रोलिक शेपर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। हाइड्रोलिक शेपर का एक क्वेश्चन अगर आ गया, नहीं ऑब्वियस है कि बहुत अच्छा तो नहीं आया कि मुझे भी इतना पता लग रहा है, बट सेंस को समझना था। हाइड्रोलिक शेपर क्या है, जिसमें जो आपके पास फ्लूइड है उसकी हेल्प से आपकी रैम चलाई जा रही है, फ्लूइड की हेल्प से, और उससे कैसा आपके पास जो पावर आ रही है वो कैसी आ रही है, यूनिफॉर्म आ रही है, कांस्टेंट पावर आ रही है। ठीक है, ऐसी नहीं है जैसे विटवर्थ में हमारे पास इंटरमिटेंट आएगी, अचानक से ऐसे, फिर बाद में धीरे,
फिर ऐसे, फिर अचानक से, तो वो चीज़ हमारे उसमें नहीं आएगी। डैम्पिंग एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी इसमें मिलेगी। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे एडवांटेज से। ठीक है, बात एकदम क्लियर है। चलो अब जस्ट ये खत्म ही हो गया, बस शेपर खत्म कर लेते हैं प्लीज। नहीं कर पाओगे, चलो ठीक है, 3 बज गए, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, आज के लिए इतना, हाँ बहुत ज़्यादा दूर जाना है ना। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।